सबसे पहले मैं बैठ जा किसी लेकिन आप आगे नीचे किसी को पकड़ा दो, नीचे पकड़ा दो, साथियों, सबसे पहले मैं आप तमाम लोगों का जो इस कार्यक्रम में आए हैं उनका क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, उनको जय भीम और लाल सलाम पेश करना चाहता हूं। दोस्तों, जब मैं जेएनयू से चला मेरी तबीयत बहुत खराब थी और एक साथी ने कहा कि जहां पे कार्यक्रम रखा गया है वहां जाने का तो रास्ता है लेकिन आने का रास्ता नहीं है और आपकी तबीयत खराब है, मुझे आपकी सुरक्षा की चिंता हो रही है। हमने कहा साहब अगर जामिया में भी सुरक्षा की चिंता है तब तो हिंदुस्तान छोड़ ही देना चाहिए मुझे। और आप सब लोगों का यह प्यार देख करके मुझे अपने कहे पे पूरा भरोसा है कि जो मैंने कहा वो सही कहा था। और दोस्तों, आज हमारे बीच इमरान प्रताप गढ़ी हैं, जामिया के दो महान शख्सियत हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका शायद मैं नाम नहीं जानता, लेकिन अपने अपनी जगह पर उन्होंने समाज के अंदर बेहतरी के लिए संघर्ष किया है, न्याय के लिए लड़ा है। उन सबका मैं स्वागत करता हूं, सबका इस्तकबाल करता हूं। और दोस्तों, आज जब यह मौका है जहां 15 अगस्त के बाद 16 अगस्त की रात को हम लोग जश्न आजादी मना रहे हैं, तो 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से जो कुछ बोला गया उस पर चर्चा जरूरी हो जाता है। हमारे वजीर आजम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि सरकार पहले आक्षेपों से घिरी होती थी, अब अपेक्षाओं से घिरी होती है। सही कहे मोदी जी, 2 साल हो गया और एक भी अपेक्षा पूरी नहीं हुई है। अब ये बताइए कि अपेक्षाओं के बोझ के तले सरकार खत्म हो जाएगी, अपेक्षाओं को पूरी कब करेगी? अभी एक साथी सेल्फी खिंचाने आए थे, सेल्फी खिंचाइए लेकिन मोदी जी की तरह सेल्फिश मत हो जाइएगा, क्योंकि जिस तरीके से सेल्फी की हवा बही है, सेल्फिशनेस भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। दोस्तों, तो मैं ये कह रहा था कि मोदी जी बोले अगर अपना काम गिनाने लगूं तो 1 सप्ताह तक लाल किला से भाषण देना पड़ेगा। मोदी, पिछले 2 साल से तो आप भाषण ही दे रहे हैं। अगर काम गिनाते तो 2 मिनट में गिना देते कि आप क्या क्या किए हैं। अब बताइए, खाता में 15 लाख आया कि नहीं आया, गिनाने में कितना वक्त लगेगा? लोगों के लिए जीवन में खुशहाली आई कि नहीं आई, इसको बताने में कितना मिनट लगेगा? असली बात यह है कि इन्होंने कुछ काम किया ही नहीं है, और जब काम किया नहीं है तो उसको ये गिनाना नहीं चाहते हैं। लेकिन उसको नहीं गिनाना चाहते हैं तो उसको बोलेंगे कैसे? तो उसको इन्होंने दूसरे तरीके से बोला है। अच्छी बात है मोदी जी, आप बोलिए, लोग आपका सुन रहे हैं, लेकिन लोग भी आपस में चर्चा कर रहे हैं। 2 बनारसी हमारे यहाँ बातचीत कर रहे थे चाय की ढाबे पे, बोले भैया मोदी जी को अगर न्यूयॉर्क इतना पसंद था तो हम लोगों को टोक्यो बनाने का वादा क्यों किया? जितनी बार ये न्यूयॉर्क गए हैं उससे कम बार ये बनारस आए हैं। तब दूसरे ने कहा कि साहब, इनका इतिहास तो 16 दूनी 8 था ही, इनका भूगोल भी चौपट है, और हम बनारसी लोग पान दबा करके
इनको देख रहे हैं और 19 में इनका हिसाब किताब बराबर कर देंगे, इनका इतिहास भूगोल सब ठीक हो जाएगा। तो इनको ये लगता है कि बार बार जुमलेबाजी करके, भाइयों बहनों करके, झूठ बोल करके ये चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन जनता सब जानती है और जनता सब समझती है। जनता उस वक्त आपसे ये नहीं पूछेगी कि मोदी जी अफ्रीका में जाकर के आप कितना बढ़िया ढोल बजाए, आपसे ये भी नहीं पूछेगी कि आपका सूट जो था उस पे आपने जो मोदी मोदी लिखवाया था उसका आइडिया आपको कौन दी थी, ये भी नहीं पूछेगी। जनता पूछेगी कि हमारा दाल का दाम क्यों कम नहीं हुआ, हमारा टमाटर का दाम क्यों ऊपर चढ़ गया, काला धन वापस क्यों, और इस देश में अगर कोई धनवान हुआ है तो बाबा जी हुए, और बाबा जी का आजकल प्रचार आता है। बाबा जी कहते हैं कि देश को आर्थिक आजादी दिलाने के लिए बाबा जी का प्रोडक्ट अपनाइए। अच्छा बाबा जी आप बताइए कि आपका प्रोडक्ट अगर हम अपना लेंगे तो हमको आर्थिक आजादी कैसे मिलेगी? फ्री में टूथपेस्ट देंगे कि फ्री में आप बरस देंगे? अरे महाराज, जो फ्री में योग था उसको तो सुबह सुबह आप टीवी पे आकर के बेच दिए, और आप जो आर्थिक आजादी दिलाने की बात करते हैं। बहुत बढ़िया, इन्होंने एक बड़ा अच्छा सा टीम बनाया है। एक टीम का बड़ा मजा हुआ खिलाड़ी है, नाम तो आप लोग जानते होंगे, अदानी। हाँ, उनको इन्होंने 75 पैसे जमीन बांट दी। एक किसान आया था हमसे मिलने के लिए और बोला, कन्हैया भाई हम लोगों को मिल करके लड़ने की जरूरत है। बोले हम तो बहुत साल पहले कह रहे थे, आप अब कह रहे हैं। वो गुजरात से आए थे। उन्होंने कहा कि मुंद्रा जो मुंद्रा में अदानी का पावर प्लांट है, वहां पर किसानों की जमीन औने पौने दाम में 75 पैसे प्रति मीटर में बांट दी गई किसानों की जमीन। और जो लोग नहीं दिए उसमें से वो इंसान भी था, उसके ऊपर तलवार से हमला कराया, उसका हाथ कटा हुआ था। उसने तस्वीरें दिखाई, पूरी की पूरी फैमिली पे 3 बार जानलेवा हमला किया उन्होंने। और जब लोग दीपावली मना रहे होते हैं, दीप जला रहे होते हैं, उस दिन, उस रात मोदी जी के जो तमाम तरीके के लोग हैं जिनका काम है पैसे लेकर के गुंडागर्दी करना, उसके परिवारों के ऊपर हमला किया गया। और वो हमसे मिलने आया था और वो इंसान कह रहा था कि इस देश के अंदर किसान मर रहे हैं, इस देश के अंदर किसानों की जमीन छीनी जा रही है, इस देश के अंदर जो गरीब इंसान है वो लगातार गरीब हो रहा है, उसकी थाली से दाल गायब हो गई है, टमाटर गायब हो गया है, प्याज गायब हो गया है, और लगातार उसका जो पोषण मिलना चाहिए उसको, उसकी मात्रा लगातार घटती जा रही है। जो विद्यार्थी हैं उनसे उनका पढ़ाई छीना जा रहा है। अरे भाई साहब, किस बात का अच्छा दिन और किसका अच्छा दिन, हमको तो समझ में नहीं आ रहा। मोदी जी ने कहा इस बार 70 साल आजादी के, और जरा याद करो कुर्बानी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कुर्बानी आपने याद कराई है। बताइए क्या को संघी मरा था आजादी के आंदोलन में? एक का नाम बता दीजिए। एक कच्छाधारी जो आजादी के आंदोलन में मरा था उसका एक नाम बता दीजिए। और दूसरा, ये कहते हैं कि हमारे जवान सीमा पे मर रहे हैं। मोदी जी आपका चाचा है कि भतीजा है? कौन है बताइए तो जरा। कौन है फौज में? कितना नेता है जिसका बेटा फौज में जाता है? कितना लीडर है जिसके परिवार के लोग जाकर के सेना में काम करते हैं? कितना नेता है जिसका परिवार पुलिस में जाकर के नौकरी करता है? किसान का बेटा जाता है फौज में, किसान का बेटा जाता है पुलिस में, और वहां मरवा देते हो किसान के बेटे को बॉर्डर पे, और यहां किसान कुर्बानी दे रहा है खेत में।
याद करेंगे हम कुर्बानी, क्योंकि हमने कुर्बानी दी है। हम कुर्बानी दे रहे हैं इस देश के खेतों में, हम कुर्बानी दे रहे हैं इस देश की सीमाओं पे। लेकिन हमारा सवाल है कि हम किसके लिए लड़ रहे हैं और हम क्यों लड़ रहे हैं और हमको क्यों लड़ाया जा रहा है, ये सवाल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मोदी जी कह रहे थे, और मोदी जी से पहले बहुत सारे कच्छाधारी भी कहते रहते हैं कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अरे आडवाणी जी, आपको अगर हिंदू राष्ट्र बनाना था तो पाकिस्तान से भाग करके हिंदुस्तान क्यों आ गए? अरे पाकिस्तान में ही रुकते, वहीं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ बनाते और उसी को आप हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश करते, तब समझ में आता असली मसला क्या है। असली मसला यह है कि जो मुसलमान इस देश के अंदर इस मिट्टी को अपनी मिट्टी समझ करके रुक गए, आज उनको सांप्रदायिकता के आधार पर बांटा जा रहा है, धर्म के आधार पर बांटा जा रहा है और उनको टारगेट करके हिंदुओं को एकजुट होने की बात की जा रही है। सही बात है, कोई भी धर्म अगर एकजुट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। बताइए मोदी जी, कब से अपने ब्राह्मण अपनी बेटी की शादी दलित से करना शुरू करेंगे? मैं भी देखता हूं। कब से दलित जो है अपने बच्चे की शादी नॉन दलित के साथ करना शुरू करेगा? मैं भी देखता हूं। कब ओबीसी जाकर के दलित के घर में खाना खाना शुरू करता है? ये मैं भी देखता हूं। ये जो जात पात है, ये जात पात कभी भी हिंदुस्तान के अंदर हिंदू धर्म को एक नहीं होने दे सकता है। और हिंदू धर्म को अगर एक करना है तो जात पात मिटाए, और धर्म को एक करने का मतलब किसी दूसरे धर्म को खत्म करना नहीं होता है मोदी जी। क्योंकि अभी मैं गुजरात घूम करके आया हूं और गुजरात में, अरे बड़ी सुना था भाई साहब गुजरात मॉडल के बारे में, तो हमको लगा कि हम भी जरा देख आए। सड़क पे जब गाड़ी चल रही थी तो पता ही नहीं चल रहा था कि गड्ढे में सड़क है कि जो है सड़क में गड्ढा है। और बैठे हुए थे गाड़ी पे, फोर व्हीलर पे, और मजा झुलवा का ले रहे थे। बहुत हिला रहा था भाई साहब। हिलते हिलते जो है जहां जाना था वहां पहुंचे तो हमने कुछ लोगों से बातचीत की और हमने पूछा कि बताइए गुजरात मॉडल क्या है। कहा कि गुजरात में 3 तरह के लोग रहते हैं। एक वो लोग जिनका पांव कभी जमीन पे नहीं उतरता, एक उनका गुजरात है। एसी अगर 16 से नीचे कर देते हैं तो 16 से नीचे होता नहीं है, 16 से ऊपर कर देते हैं तो नींद नहीं आती है। और एक वो लोग हैं जो बीच में हैं, 16 पे अगर ज्यादा एसी चलाएंगे तो बिजली बिल ज्यादा आ जाएगा, तो 20-21 पे चलाने वाले लोग हैं। और एक वो तबका है जो एसी का मुंह नहीं देखा है। तो 3 तरीके का गुजरात है। तो हम बोले गुजरात मॉडल क्या है? बोला गुजरात मॉडल यही है कि जो एसी का मुंह नहीं देखा है उसको एसी का मुंह नहीं देखने दिया जाए, और 16 वाले को 17 ना करना पड़े और 20 वाला घटा करके 17 ना कर पाए, यही गुजरात मॉडल है। बोले अगर हम इसको देहाती में समझना चाहें तो? बोला देहाती में समझना है तो ये समझ लीजिए कि जो इंसान सूखी रोटी खा रहा है, तैयारी है कि उसकी सूखी रोटी भी छीन ली जाए, और जो लोग बड़ा भरपेट खाने के बाद डाइटिंग करते हैं उनका डाइट थोड़ा और बढ़ा दिया जाए। हम बोले बहुत बढ़िया है, मतलब गरीब गरीब हो रहा है और अमीर अमीर हो रहा है, यही गुजरात मॉडल है। बोला बिल्कुल सही पकड़े हैं। और ये जो गुजरात मॉडल है इसके पीछे एक और सच्चाई है। वो सच्चाई क्या है जो कि अक्सर लोग चर्चा में मिस कर जाते हैं। अभी एक सेमिनार हुआ था संघ टेरर के ऊपर, और उसमें यह दिखाया गया कि कितना जो है टेरर फैलाया जाता है आरएसएस के द्वारा समाज के अंदर। बकायदा इनसे जुड़े हुए 600 से 30 ज्यादा संगठन हैं, अलग अलग नाम रख लेते हैं। कहीं पे सनातन सेना हो जाते हैं, कहीं पर भगत सिंह क्रांति सेना, अलग अलग नाम से ये जो है काम करते हैं संगठन के अंदर, और इनको पकड़ पाना बड़ी मुश्किल होता है। तो ये बोले जब गुजरात में दहशत फैलाना था
तो इन्होंने खुद ही बम ब्लास्ट कराना शुरू कर दिया और ये बताया कि अगर हिंदू यूनाइट नहीं होंगे तो मुसलमान जो है गुजरात के अंदर हिंदुओं को मार देंगे। ये जो टेरर है, इस टेरर के आधार पे उन्होंने एक सेग्रीगेशन किया सोसाइटी के अंदर। वहां पे हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते हैं क्योंकि सरकार का कानून है। सरकार का कानून है कि मुसलमान हिंदू के मोहल्ले में जाकर के मकान नहीं खरीद सकता है। हालांकि बिना कानून का ही पूरे देश के अंदर यह चल रहा है कि एक मुसलमान को हिंदू के मोहल्ले में मोहल्ला में कमरा नहीं मिलेगा, लेकिन गुजरात के अंदर कानूनी तौर पे यह काम कर दिया गया है। हमने कहा कि यह सेग्रीगेशन क्यों किया गया है? बोला यह सेग्रीगेशन इसलिए किया गया है कि जब दंगा हो तो पहचान का संकट नहीं हो, बहुत आसानी से लोगों को खत्म किया जा सके। हमने कहा बहुत बढ़िया जो है आप लोग जो है अखंड भारत बना रहे हैं, धर्म के नाम पे लोगों का चूना लगा रहे हैं। हमने कहा ठीक है, लेकिन ये बताइए कि ये धर्म का फसाद जब कम हो जाएगा, लोग जब अल्लाह और राम दोनों को बचा लेंगे, तब पेट का सवाल आएगा कि नहीं आएगा? बोला पेट का सवाल हमेशा ऊपर होता है, लेकिन उस पेट के सवाल को ही पीछे ढकेलने के लिए अल्लाह और राम को आगे ले आया जाता है। हमने कहा कि फिर उस धर्म के बारे में पढ़ करके लोग आपस में चर्चा क्यों नहीं करते हैं? बोले आप किस लोगों से अपेक्षा करते हैं? जहां लोग जिंदा इंसान को मरे हुए जानवर के लिए जानवर की तरह मार देते हैं, उनसे आप क्या अपेक्षा करते हैं? हमने कहा लेकिन मुझे हिंदुस्तान के इतिहास और इसकी जमहूरियत पे बहुत भरोसा है। उसने कहा मुझे भी भरोसा है और मुझे बार बार लगता है कि लोग चाहे कितना भी कह ले, गुजरात मोदी का नहीं गांधी का है, और जो लोग आज हिंसा फैला रहे हैं समाज के अंदर, उस हिंसा का जवाब हम देंगे और हमारा तरीका अहिंसक होगा। और मुझे भी कई बार सोच करके लगता है कि जो गांधी कहते थे वैष्णव जनते तेने कहिए पीड़ पड़ाई जाने रे, आजकल तो वैष्णव जन तो तेने कहिए पीड़ पड़ाई दूसरे को, जो पीड़ा दूसरे को दे दे वो आज के वैष्णव जन बनने को तैयार है। ये जो परिभाषा बदली गई है, इस परिभाषा को बदलने के पीछे कौन सी साजिश है, इस बात को हमको समझना पड़ेगा। और जो बात समझ में आती है वो समझ में ये आती है कि मसला सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं है, याद रखिएगा। और जामिया के अंदर जब बात मैं ये खड़ा होकर के बोल रहा हूं तो पूरी जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं कि हिंदुस्तान को धर्म के आधार पे दो हिस्सों में बांट दिया। मुस्लिम लीग को इस्लाम का स्टेट चाहिए था और हिंदू महासभा को हिंदू का स्टेट चाहिए था। हिंदुस्तान की आवाम ने मुस्लिम लीग को हराया, हिंदू महासभा को भी हराया और कहा कि हमको एक सेकुलर स्टेट चाहिए। फिर भी इस देश का बंटवारा हुआ और आज हिंदुस्तान को हिंदू स्टेट बोलते हैं, असल में उसको अपर कास्ट स्टेट बनाना है, असल में उसको ब्राह्मणिकल स्टेट बनाना है, क्योंकि हिंदू धर्म के अंदर आज भी जात पात को नहीं मिटाया गया है और उसको बार बार सही ठहराया जाता है। और पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, जिसको इस्लाम के धर्म पे नाम पे बनाया गया, आए दिन वहां पे बम ब्लास्ट होते रहते हैं। अपने ही कौम के लोगों को अपने ही कौम के लोग मार रहे हैं। हमारा सवाल है कि ये कौन सी साजिश है जो हम इंसानों के खिलाफ लड़ी जा रही है, खेली जा रही है। और वो बात अगर समझने की कोशिश करते हैं तो एक बात साफ साफ समझ में आती है कि हम सबकी डोर 7 समंदर पार एक महामाया ठगनी है, उसके हाथ में है, और वो है अमेरिका। और आजकल उसका एक नया मुखौटा आया है, एक मोटा सा गोलगाल सा, जिसको ट्रंप बोलते हैं। और ट्रंप क्या कहता है कि अगर हम चुन करके आएंगे तो सबसे पहले मुसलमानों को भगा देंगे। अरे भाई, तुम्हारे यहाँ बहुत बड़ा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी लगा हुआ है और तुम धर्म के आधार पर लोगों को अपने यहाँ लिबर्टी खत्म करना चाहते हो। अमेरिकन डेमोक्रेसी
अपने आप को सबसे पुरानी डेमोक्रेसी क्लेम करती है और अपने ही नागरिकों को वहां से निकाल बाहर करने की बात करती है। आखिर हमारा दुनिया, हमारा देश, हमारा समाज जा कहां रहा है? यह बात हमको बार बार सोचने की जरूरत है। वो जा वहां रहा है कि अमीर अमीर बने रहना चाहता है, गरीब को उसका हक देना नहीं चाहता। इसीलिए गरीबों को उनकी जाति के आधार पर बांटना बहुत जरूरी है, गरीबों को उनके धर्म के आधार पर बांटना बहुत जरूरी है, गरीबों को उनकी भाषा, बोली और पहचान के आधार पर बांटना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम नहीं बटेंगे, अगर हम एकजुट रहेंगे तो वो हमको हराएंगे कैसे? हमको हराना उनको मुश्किल हो जाएगा। तो हमको हराने के लिए एक विद्वान आया था। मैं ये बात अक्सर बोलता हूं, आप सब लोग में से कुछ लोग अंग्रेजी फिल्में देखते होंगे, मैं भी कभी कभी देख लेता हूं, हालांकि मैं बिहार से हूं, अंग्रेजी समझ में कम आती है। तो जेम्स बॉन्ड की फिल्म में यह होता था कि जेम्स बॉन्ड आपको हमेशा किसी रशियन जासूस से लड़ता हुआ दिखाई देगा और यह कहता था कि रसिया जो है अमेरिका में बम ब्लास्ट कराना चाहता है। वक्त ऐसा आया कि रसिया टूट करके 15 टुकड़ों में बट गया। जैसे हिंदुस्तान 2 टुकड़े में बटा, फिर पाकिस्तान भी 2 टुकड़े में बट गया और आजकल कुछ और टुकड़ों में बटने के लिए तैयार है। तो जब 15 टुकड़े में बट गया तो अमेरिका के सामने कोई दुश्मन नहीं था। अब बताइए, अगर कोई दुश्मन नहीं होगा तो लड़ाई कैसे होगी? और लड़ाई नहीं होगी तो हथियार कैसे बिकेगा? और हथियार नहीं बिकेगा तो डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेता कैसे बनेंगे? उनको चुनाव लड़ने के लिए पैसा कौन देगा? तो लड़ाई जरूरी है। किसके लिए? चुनाव के लिए। लड़ाई जरूरी है। किसके लिए? हथियार को बेचने के लिए। लड़ाई जरूरी है। किसके लिए? पूरी दुनिया से यहूदियों के बीच में जाकर के चंदा करने के लिए, इजराइल के लिए। ये लड़ाई जरूरी हो जाती है। और ये लड़ाई जब जरूरी हो जाती है तो लड़ाई का कारण भी बनाना पड़ता है। तो कारण क्या बनाया गया? हटिंगटन नाम का एक विद्वान बोला कि देखो ऐसा करो, एक सूडो एनिमी खड़ा करो। सूडो माने नकली, एक नकली दुश्मन तैयार करो। और नकली दुश्मन तैयार करना हो, अगर क्रिश्चियनिटी के खिलाफ अगर किसी को लड़ाना हो तो इस्लाम से अच्छा ऑप्शन क्या हो सकता है? क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा माना जाने वाला धर्म क्रिश्चियन और दूसरे नंबर पे इस्लाम। तो बोला इस 1 नंबर और 2 नंबर को लड़ा देंगे, पूरी दुनिया यूनाइट हो जाएगी लड़ाई में। हमने कहा बहुत अच्छा है, ये तो साजिश बहुत बड़ी थी। तो हटिंगटन के क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन के आधार पर पूरी दुनिया में जब एक तरफ नवउदारवाद लागू किया जा रहा था, नवउदारवाद का मतलब आप लोग समझते होंगे, अच्छा समझ लीजिए एक लाइन में भाई साहब, जो 7 रुपए का आप सीख कबाब खाते हैं ना बटला हाउस चौक पे, वो आप खाना बंद कर देंगे और मैकडोवेल का हॉट चिकन खाएंगे। यही नवउदारवाद है। तो ये तो नवउदारवाद है। नवउदारवाद को पूरी दुनिया में लागू कराना था और उसी वक्त यूएसएसआर भी खत्म हो गया तो एक नया दुश्मन भी बनाना था। तो इन्होंने एक तरीका अपनाया, अपने ही आदमी को दाढ़ी टोपी लगाया और कहा जाकर के वहां बम रख दो। और बम फूट गया, कुछ लोग मर गए और मरने वालों में मुसलमान भी थे। अब मुझे बताइए कि कोई धर्म की रक्षा के लिए किसी को मारेगा तो अपने ही भाई को क्यों मार देगा? लेकिन किसको फुर्सत थी इतना सोचने की? और पूरी दुनिया में यह फैल गया कि आतंकवाद सबसे बड़ा सवाल है। मैं छोटा था जब ये 9/11 की घटना हुई थी तो मैं सोचता था बार बार कि मेरे लिए तो सबसे बड़ा सवाल है कि मुझे सुबह में खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन अखबार के लिए सबसे बड़ा सवाल है कि आतंकवाद सबसे बड़ा मुश्किल है, सबसे बड़ी दिक्कत दुनिया की आतंकवाद है। तो अचानक से जैसे एक रोग पॉपुलर हो गया दुनिया में, एड्स। मैं आपको बता देता हूं कि इस दुनिया में लोग एड्स से कम कुपोषण से ज्यादा मरते हैं, लोग भूख से ज्यादा मरते हैं। मैं ये नहीं कहता कि बीमारियों के प्रति सचेत मत होइए, लेकिन लोगों को बीमार भी बनाया जाता है। एक अध्ययन आया है, ये बोल करके मैं आगे बढ़ूंगा
कि इंडिया में शुगर की दवाई बेचनी थी, डायबिटीज। मेरे पिताजी भी डायबिटीज के पेशेंट हो गए और मुझे लगा कि इनको तो ठीक से खाने के लिए नहीं मिलता, इनको डायबिटीज कैसे हो गया है। तो मुझे बाद में पता चला कि डायबिटीज जब चेक होता था तो उसका एक रेशियो होता है कि अगर आपका 80 से लेकर के 120 के बीच में फास्टिंग में शुगर आया है तो आप पेशेंट नहीं हैं, और 120 से ज्यादा है तो आप पेशेंट हैं। तो क्या किया, उसको 20 पॉइंट घटा दिया, उसको 70 से 100 कर दिया। और हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां मूर्खों की गिनती करेंगे तो सबसे ज्यादा, और पढ़े लिखों की गिनती करेंगे तो भी सबसे ज्यादा हो जाएंगे। तो बीमारियों की संख्या भी सबसे ज्यादा देखते देखते हो गई, और अपने आप सरेआम चीनी चेक करने वाला मशीन बिकने लगा पूरी दुनिया में। तो ये जो तरीका होता है कि आपका क्या सवाल है ये महत्वपूर्ण नहीं है, बाजार के लिए क्या जरूरी है ये महत्वपूर्ण बन जाता है। और देखते देखते भूखमरी, बेरोजगारी, ये जो सवाल थे ये पीछे चले गए। आतंकवाद सबसे बड़ा सवाल बन गया, और एक टर्म आया, उसको हम लोग कहते हैं इस्लामोफोबिया। और मालूम है लोग इसके शिकार हुए बकायदा। मेट्रो में कोई इंसान अगर पहले से बैठा हो और कोई टोपी दाढ़ी वाला आदमी जो ही घुसता है तो वो अचानक से डरने लगता है। ये बात आप फील करेंगे, आप महसूस करेंगे, आप ये देखेंगे कि समाज का किस तरीके से सेग्रीगेशन किया गया है। आप देखिए, मैं भी बार बार सोचता हूं कि हमारे यहां से कोई भी मुसलमान चलता है बिहार से तो वो आकर के सीधे बटला हाउस में ही गिरेगा। भाई तुमको कोई दूसरी जगह नहीं मिलती रहने के लिए। वो कहता है कि हम कोशिश करते हैं दूसरी जगह जाकर के रहने के लिए, रह ही नहीं पाते। या तो हम परेशान हो जाते हैं या हमारा पड़ोसी परेशान हो जाता है। ये जो फोबिया है, ये फोबिया पूरे समाज के अंदर फैला दी गई, पूरे समाज के अंदर। और इस फोबिया के चलते गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, ये सब सवाल पीछे छूट गया। आतंकवाद सबसे बड़ा सवाल बन गया। तब बुश जी आए और बुश जी ने कहा कि देखिए, जो लोग अमेरिका के साथ नहीं है वो आतंकवाद के साथ है। अब बताइए हमारे साक्षी महाराज क्या कहते हैं, जो लोग मोदी के साथ नहीं हो पाकिस्तान के साथ खड़ा है। अरे बुर्बक, तुमको अगर नकल ही करना है तो कुछ ऐसा नकल करो कि पकड़ा ना जाए। ऐसा नकल करता है जो तुरंत पकड़ा जाता है। अब जैसे बुरा मत मानिएगा, मोदी जी भाषण दिए हैं, 72 बार मैं किए हैं। हमको लगा कि पिछले साल तक जो है गाय माता थी, अगले साल कहीं बकरी माता ना हो जाए। मतलब भारी समस्या है इस देश के अंदर। इंसान से ज्यादा लोगों को जानवरों से प्रेम है, अच्छी बात है, लेकिन मुद्दा का क्या होगा साहब। मान लीजिए कि आपने आतंकवाद पे अंकुश लगा दिया, आपने जो है ISIS को भी हरा दिया, क्या उससे हमारी भूख की सवाल खत्म हो जाएगा? क्या उससे हमारा बेरोजगारी का मसला हल हो जाएगा? ये हम नहीं कहते कि हिंसा होनी चाहिए, ये हम नहीं कहते कि आतंकवाद होना चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि आतंकवाद कोई भी हो, फुल पजामा पहन करके या हाफ पैंट पहन करके, दोनों को पकड़ करके जेल में डालो, ये हम बार बार कहते हैं। हमने JNU में भी कहा, हम ठोक कर कहते हैं कि जो लोग देश के खिलाफ बोल रहे हैं पकड़ो, उसको पकड़ करके डालो जेल में। अगर मैंने भी बोला है, आपको लगता है, कानून को नहीं लगता है, और मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता क्योंकि मैंने बोला नहीं है। मैं मोदी के खिलाफ बोलूंगा, मैं संघ के खिलाफ बोलूंगा, मैं देश के खिलाफ नहीं बोलूंगा क्योंकि देश इनके चाचा का नहीं है। ये देश जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का है, जितना गरीबों का है उतना ही किसानों का है, जितना अमीरों का है उतना ही गरीबों का है। और इस देश के अंदर आमने सामने की लड़ाई है। जो लोग रिसोर्सेस पे कब्जा करके बैठे हैं और जिनको हजारों साल से महरूम रखा गया है,
ये लड़ाई हमारे और आपके बीच में है और इस लड़ाई को हम जीतेंगे। हम अपना हक मांग रहे हैं, हम अपना हक छीन करके लड़ेंगे। ये बात आपको मैं कह देना चाहता हूं। और आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, ये आतंकवाद, एंटी नेशनल, पाकिस्तान जिंदाबाद, ये कितने भी जुमले आप गढ़ लीजिए, हमको फर्क नहीं पड़ता है। हमको फर्क पड़ता है जब लोगों को उनकी जाति के आधार पर मारा जाता है। हमको फर्क पड़ता है जब महिलाओं को कहा जाता है कि तुमको घर से नहीं निकलने दिया जाएगा। हमको फर्क पड़ता है जब किसान आत्महत्या कर लेते हैं। हमको फर्क पड़ता है जब एक आम इंसान को, एक नौजवान को, एक मुसलमान को निर्दोष रहने के बावजूद 14 साल तक जेल में बंद करके रखा जाता है। हमको इस बात से फर्क पड़ता है। और अगर आपको लगता है कि इस देश के अंदर आम आवाम के हक की आवाज उठाना, उनके हक के लिए लड़ना एंटी नेशनल है, तो छाती ठोक कर कहता हूं कि एंटी नेशनल हूं और कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं आपके एंटी नेशनल, जो नेशनल का कॉन्सेप्ट है, उसको नहीं मानता। हमारे लिए नेशन का मतलब हिंदुस्तान के अंदर रह रहे वो तमाम आवाम, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, चाहे वो राम को मानते हो या अल्लाह को मानते हो या किसी को भी नहीं मानते हो, वो हमारे लिए हिंदुस्तान है। और उनका जो जमहूरियत का हक है, उनका जो लोकतंत्र का हक है, उनके पक्ष में खड़ा होना हमारी पहली लड़ाई, हमारी पहली कोशिश है। और ये क्या कहते हैं, अपना तो 2 साल का हिसाब आज तक दिया नहीं, अपना तो बताया नहीं कि 8.9 करोड़ रुपया ढोल बजाने में खर्च करके आए हैं। जब देश के अंदर दलितों को पीटा जा रहा है, जब देश के अंदर आरक्षण को खत्म किया जा रहा है, ओबीसी रिजर्वेशन को एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लेवल पे रिजर्वेशन को खत्म कर दिया गया, जब देश के अंदर लोगों की थाली महंगी हो रही है, तब मोदी जी क्या कहते हैं, हम किसान का थाली महंगा नहीं होने देंगे। सही बात है, किसान और गरीब का थाली आप महंगा नहीं होने देंगे, और उस किसान और गरीब की थाली में अरहर का दाल नहीं होगा, और उस किसान और गरीब की थाली में टमाटर नहीं होगा। एक जनता फूड का एक ठेला लगता है दिल्ली में जगह जगह, कभी खाए हैं वो खाना? 20 रुपया में 4 पूड़ी, वही थाली महंगा नहीं होगा। बताइए बिरयानी महंगा होगा कि नहीं होगा? बताइए आप जो खाते हैं मोदी जी, वो महंगा होगा कि नहीं होगा? ये लोगों को बेवकूफ बनाना बंद कीजिए। हमको भी पता है कि एक ही बाजार में अलग अलग कीमत की सेब बिकती है। आप बताइए जो सबसे महंगा सेब है वो इस देश के अंदर ठेला रिक्शा चलाने वाला खाएगा कि नहीं खाएगा? ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। देखिए, सूचना क्रांति हुई है, सबके हाथ में मोबाइल है, लेकिन सबके हाथ में एप्पल नहीं है। शुक्र मनाना चाहिए, शुक्र मनाना चाहिए चाइना का, जहां से कर्कश आवाज में म्यूजिक बनने वाला मोबाइल फोन आ गया है। इसका क्रेडिट लेना आप बंद कीजिए, आपने लोगों के हाथ में मोबाइल नहीं पहुंचाया है। और ये जो नई तकनीक है, इस नई तकनीक ने ज्ञान के ऊपर जो मोनोपोली था, उस मोनोपोली को खत्म कर दिया। पहले ज्ञानी कौन होता था? पहले ज्ञानी वो होता था जो कुरान को कंठस्थ कर जाता था। पहले ज्ञानी वो होता था जो अभी ईद गया है, रमजान गया है, तो रात को जो तरावी पढ़ाते हैं वो लोग ज्ञानी होते थे। पहले ज्ञानी कौन होते थे? जो संस्कृत पढ़ते थे, जो वेद पढ़ते थे, जो संस्कृत का उच्चारण बड़े अच्छे तरीके से करते थे, टीका लगाते थे। पहले ज्ञानी कौन होते थे? उजला उजला पहन करके क्रॉस लटका करके घूमते थे, वो ज्ञानी होते थे। आज ज्ञानी कौन होता है? आज ज्ञानी वो होता है जिसको अवस्थ का एंटीवायरस का ट्रायल वर्जन फ्री में डाउनलोड करने आता है। ये जो ज्ञान का तरीका बदला है, ये जो ज्ञान पर से लोगों की मोनोपोली टूटी है, इस मोनोपोली की टूटने से इनको बड़ी घबराहट है। मैंने आपको कहा कि उत्पादन का दिक्कत नहीं है, किसान भले मर जा रहे हैं लेकिन पैदावार कम नहीं हुई है। गरीब भले ही, मजदूर भले ही खेतों में, फैक्ट्रियों में और बाजारों में काम करते हुए अपना दम तोड़ दे रहे हैं, लेकिन उत्पादन कम नहीं हुआ है। दिक्कत कहां आ रही है? दिक्कत वहां आ रही है कि मर्सिडीज को बनाने में भले खर्चा 30,000 का आए, लेकिन बेचेंगे इसको 30 लाख में। 30 लाख में क्यों बेचेंगे? क्योंकि 30 लाख में नहीं बेचेंगे तब तो नैनो वाला भी मर्सिडीज खरीद लेगा, और जब नैनो वाला भी मर्सिडीज खरीद लेगा
तब आप धौंस किसके ऊपर जमाएंगे? जोर से हॉर्न बजा करके पास कैसे मांगेंगे सड़क पर? दरअसल दौलत की जो हवस होती है वो उसमें आनंद अपने दौलतमंद होने का नहीं होता है, दूसरों के गरीबी का वो लोग आनंद उठाते हैं। आप इस बात से खुश नहीं होंगे कि आपके पास 5 कार है, आप इस बात से खुश हो जाएंगे कि पड़ोसी के पास टूटी साइकिल भी नहीं है। ये जो मानसिकता है समाज के अंदर, इस मानसिकता को ये टूटने नहीं देना चाहते हैं। और ये जो नई तकनीक है जिसपे वो ट्वीट करते रहते हैं मोदी जी, और वो आपको एसएमएस भी किए होंगे भाषण सुनने के लिए, ये क्या करता है? ये ज्ञान पर की मोनोपोली को ब्रेक करता है। ब्रेक ऐसे करता है कि मान लीजिए मैं किसी दुकान में काम करता हूं, 4S 18,000 में मिल रहा है, तो 12 महीने की मेहनत से मैं भी एप्पल लेकर के घूम सकता हूं, मैं भी राहुल गांधी बन सकता हूं। तो ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन से ये लोग घबराए हुए हैं। मैं थोड़ी इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूं, अगर आप लोगों को अच्छा ना लगे तो मैं कुछ और कहूं। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि इकोनॉमिक्स को समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं आजकल दूसरा अखबार छोड़ करके इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ना शुरू कर दिया हूं, क्योंकि मुझे पता चल जाता है कि मोदी जी अगला करने वाले क्या हैं, इनका अगला जुमला क्या है। तो ये जो मोनोपोली ब्रेक हुई है, ये जो एकाधिकार ज्ञान पर से लोगों का टूटा है और पैदावार लगातार कम नहीं हुई है, तो आज हर इंसान के पास मोबाइल पहुंच सकती है, हर इंसान के पास गाड़ी पहुंच सकती है, हर इंसान के पास कपड़े पहुंच सकते हैं। मैं यहीं बटला हाउस से 350 रुपये में कुर्ता खरीद करके ले जाता था, और कोई फैब इंडिया से खरीद करके ले जाता था 2200 रुपये में, फिर भी फर्क नहीं कर पाता था कि अच्छा कौन सा वाला है। तो ये जो मोनोपोली ब्रेक हुआ है उत्पादन के ऊपर से, समाज के अंदर जो असमानता है वो असमानता कम हो सकती है, खत्म हो सकती है, लेकिन जो असमानता को एंजॉय करते हैं, उसका जो मजा लेते हैं, आप बताइए वो असमानता खत्म होने देंगे? नहीं खत्म होने देंगे। इसीलिए वो क्या करेंगे? इसीलिए वो समाज के अंदर ऐसे गैर जरूरी मसलों को उठाएंगे जिनका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। आप बताइए कि किसी को अगर गाय को माता मानना है तो वो माने, चाचा मौसी फूफा सब कुछ मान ले, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको वो मुद्दा क्यों बनाते हैं? इसको मुद्दा इसलिए बनाते हैं कि लोग 15 लाख मांगना बंद करें। इसको मुद्दा इसलिए बनाते हैं कि काले धन का सवाल पीछे छूट जाए। और पतंजलि को कौड़ियों के भाव जो जमीन बांटी गई है देश को उल्टा लटकाने के लिए, उस पर सवाल उठाना लोग बंद कर दें। ये जो इतनी बड़ी आर्थिक हमला है, इसीलिए मैं इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूं कि आतंकवाद को कभी भी सिर्फ धर्म से जोड़ करके नहीं देखना चाहिए। इस्लाम के ऊपर जो हमला है, मुसलमानों को जो पूरी दुनिया के अंदर टारगेट किया गया है, उसको सिर्फ धर्म से जोड़ करके नहीं देखना चाहिए। यह एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक हमला है। अब आप मुझे बताइए, क्या आपको लगता है कि सिर्फ दूसरे नंबर पे इस्लाम है इसलिए इस्लाम को टारगेट किया गया है? नहीं, इस्लाम जहां है वहां तेल भी है। इसलिए यह सिर्फ और सिर्फ धर्म का मसला नहीं है। और जब भी समाज को देखना हो तो सिर्फ अगर राजनीति से देखेंगे तो मात खाएंगे। इसीलिए अर्थनीति और राजनीति को मिला करके समाज को देखना चाहिए, तभी आप सही जगह पे पहुंच पाएंगे। और आप देखिए कि क्यों और कैसे टारगेट किया जाता है। मैं सोच रहा था कि अखलाक की हत्या हुई क्यों? अखलाक पेशे से लुहार थे, और आप बताइए कि कोई मुसलमान जो दर्जी का काम करता हो, किसी हिंदू बहुल बाजार में दंगा भी हो जाए लेकिन उसको कोई कुछ नहीं करता था। क्यों? क्योंकि अगर इसको मार देंगे तो कल शर्ट सिएगा कौन, कल हमारा कपड़ा बनाएगा कौन। ये जो आर्थिक संबंध था दो धर्म के लोगों के बीच में, ये आर्थिक संबंध आज खत्म हो चुका है। आज लोग रेडीमेड कपड़ा पहनते हैं, लिवाइस का जींस पहनते हैं, और आप ये
ये जो रेडीमेड कपड़ा पहनते हैं, अब आप बताइए कि दर्जी की दुकान पे जाकर के कोई हिंदू या कोई क्रिश्चियन या कोई सिख दुआ सलाम क्यों करेगा? ये आर्थिक संबंध खत्म हो गए। मुजफ्फरनगर के अंदर जो दंगा हुआ उसकी वजह आप जान लीजिए। मुजफ्फरनगर जाकर के जब आप सर्वे करेंगे तो कोई भी परिवार उठा लीजिए, चाहे वो जाट हो या मुसलमान हो, 3-4 पीढ़ी जब आप पीछे जाएंगे तो दोनों फैमिली का दादा परदादा एक ही नाम के आपको मिलेंगे। और आज जो जाट लोग हैं, जो ज्यादातर किसान हैं, वो जब गन्ने की खेती करते हैं तो उनको मुसलमान मजदूरों की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब गन्ने की कटाई मशीन से होती है और पहले गन्ने की कटाई मुसलमान किया करते थे। जब आर्थिक संबंध खराब हो जाता है लोगों के बीच में या नहीं बचता है, सामाजिक संबंध भी अपने आप खराब हो जाता है। फिर तो ये बैठे हुए हैं संघी कच्छाधारी, उसको उस संबंध को और ज्यादा तोड़ देने के लिए, उसको और ज्यादा बढ़ा देने के लिए, तब वो क्या कहेंगे? लव जिहाद हो गया। अच्छा, लव जिहाद हो गया। और शाहनवाज हुसैन जो किए वो कौन सा जिहाद है? माने किसको बेवकूफ बनाते हो भाई? अगर इस देश को, इस दुनिया को अल्लाह या ईश्वर ने बनाया है, किसी भी फिलॉसफी को ले लीजिए, मैं धर्म को नहीं मानता क्योंकि मुझे धर्म की समझ नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं समझ करके नहीं मानता, मुझे समझ ही नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि क्या सही है। लेकिन जो थोड़ा बहुत पढ़ा है, मानिए कि अल्लाह ने अगर पूरे दुनिया को बनाया है, पूरे जहान को बनाया है, तो कोई मुसलमान लड़की अगर किसी हिंदू से शादी कर ली तो उस हिंदू को भी तो अल्लाह ने ही बनाया है ना, फिर क्या दिक्कत है? और कोई हिंदू लड़की अगर किसी मुसलमान लड़के से शादी कर ले तो आपको क्या दिक्कत है जब राम को दिक्कत नहीं है? तो क्योंकि राम ने ही जब बनाया है सबको, तो फिर आपको क्यों दिक्कत है? दिक्कत है। दिक्कत इसलिए है कि हिंदू के आधार पे अगर हमको वोट लेना है तो समाज के अंदर हिंदू और मुसलमान का बंटवारा होना जरूरी है। अगर दुनिया के अंदर लड़ाई लगानी है, झगड़ा लगाना है, तो लोगों को धर्म के आधार पर बांटना जरूरी है। अब इजराइल में क्या हो रहा है? इजराइल के अंदर कितनी बड़ी बात है, जो यहूदी खुद काटे गए हिटलर के हाथों, वो आज मुसलमानों को मार रहे हैं। और ये धर्म का मसला मैं समझ नहीं पाता हूं। कई बार ये सोचता हूं कि धर्म इंसान के लिए है कि इंसान धर्म के लिए है, ये तय करना बहुत जरूरी हो जाता है। और जब इस पर बहुत विचार विमर्श करता हूं तो इस मसले पे पहुंचता हूं कि फर्क है साहब। जय श्री राम और राम राम में फर्क है। जय श्री राम और राम राम में यह फर्क है कि जय श्री राम एक राजनीतिक नारा है, लोगों के अंदर धार्मिक भावना को भड़का करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए। और राम राम इस देश का कल्चर है, इस देश की लोक संस्कृति है, जहां एक हिंदू भी दूसरे मुसलमान को राम राम कहता है, दूसरे को सलाम करता है, दूसरे को आदाब कहता है। ये सवाल है कि किस तरीके से इंसानियत को बांटा जा रहा है। और ये बांटने का सवाल मैं बार बार कह रहा हूं, ये बांटने का सवाल सिर्फ और सिर्फ हमारे जो बुनियादी मसले हैं उससे हमारा ध्यान भटकाने के लिए है। अगर मैं सुबह उठ करके डंडा लेकर के, हाफ पैंट पहन करके सिर्फ और सिर्फ इसके लिए व्यायाम करता हूं कि जब हमला होगा देश के ऊपर तो हम ISIS का गर्दा उड़ा देंगे, पहले तो ये अपने आप में बहुत बड़ी मूर्खता है। अब आप मुझे बताइए, एक वीडियो में देख रहा था, उसमें एक ट्रेनर था संघी, जो हिंदू लड़कों को कह रहा था, कच्छा टाइट किए हुए सब लड़के, कि बढ़िया से डंडा घुमाओ, ISIS का हमला होगा, तुम लोगों को मुकाबला करना है। अरे बेवकूफ, ISIS हमला करेगा तो डंडा से मुकाबला करोगे? वो AK-47 लेके चलता है भाई, तुम डंडा से उसका मुकाबला करोगे? दरअसल तुमको मुकाबला करना ही नहीं है, तुमको सिर्फ और सिर्फ ये टेरर पैदा करना है कि ISIS जब हमला करेगा
तब जो है हम लोग उठ करके लड़े हो जाएंगे। आईएस को पहले अपने भाइयों को मारने से फुर्सत नहीं है, पहले उससे फुर्सत हो जाए, उसके बाद वो हिंदुस्तान आएंगे। क्या हो रहा है? और ये सारी बातें मैं बहुत बेबाकी से बोलता हूं, क्योंकि मुझे इस बात का कोई फर्क नहीं है कि लोग इसको किस तरीके से लेंगे। मुझे इस बात से फर्क है कि इस देश को हमको, इस दुनिया को हमको तृतीय विश्व युद्ध से बचाना है। और ये तृतीय विश्व युद्ध, थर्ड वर्ल्ड वॉर, धर्म के नाम पे होने वाला है। इसीलिए मैं आप तमाम लोगों से भी आह्वान करना चाहता हूं, धर्म मानना या ना मानना ये हमारा व्यक्तिगत मसला है, और हर किसी को धर्म अगर मानना है तो वो माने, ना मानना है तो ना माने। जिस तरीके से उसको मानना है, अगर उसको मस्जिद जाना है तो मस्जिद जाए, उसको मंदिर जाना है तो मंदिर जाए, गिरजाघर जाए, गुरुद्वारा जाए, और ना जाना है तो ना जाए। लेकिन जब धर्म व्यक्तिगत मसला है तो इसको राजनीतिक मसला हम नहीं बनने देंगे। और अगर कोई इसको राजनीतिक मसला बनाएगा, धर्म के नाम पे जो वोट की राजनीति करेगा, हमको लगता है कि बहुत सारे लोग इस मीटिंग में आए हैं जिनकी उम्र 30 वर्ष से कम है। उनको ये जिम्मेवारी अपने कंधे पे उठाना होगा कि हम वोट करेंगे तो महंगाई के खिलाफ वोट करेंगे, हम वोट करेंगे तो बेरोजगारी के खिलाफ वोट करेंगे, हम वोट करेंगे तो गरीबी के खिलाफ वोट करेंगे, हम वोट करेंगे उनके खिलाफ वोट करेंगे जो समाज को धर्म और जाति के नाम पे बांटना चाहते हैं, हम उनके खिलाफ वोट करेंगे। हमको धर्म और जात के नाम पे बांटना बंद करें, और जो लोग ये बांटने की कोशिश करते हैं उनको साफ साफ कह दीजिए कि हम आपके फोटोशॉप एडिटिंग से मूर्ख नहीं बनने वाले हैं। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती मोदी जी। एक बार आपने टोक्यो की तस्वीर लगा करके उसको गुजरात बता दिया, अब तो गुजरात के लोग ही बता रहे हैं कि असली गुजरात क्या है। अभी मैं ऊना से घूम करके आया हूं। ऊना के अंदर दलितों मुस्लिमों की एकता की बात हो रही है। दो अलग अलग धर्म के लोग एक साथ आ रहे हैं समाज के अंदर गैर बराबरी को खत्म करने के लिए, छुआछूत को खत्म करने के लिए। वहां पे सवाल खड़ा किया जा रहा है कि सामाजिक न्याय का सवाल सिर्फ और सिर्फ आरक्षण का सवाल नहीं है, हमको हमारा जमीन का हक दिया जाए। और वहां के दलित कह रहे हैं कि सरकार जिस तरीके से अदानी को जमीन बांटी है, वो अदानी को जमीन बांटना बंद करे और दलितों को 5 एकड़ जमीन बांटना शुरू करे। ये सवाल वहां उठाया गया है और नारा लगाया गया है, साहब तुम अपनी पूंछ रखो, हमें हमारी जमीन दो। ये सवाल उठाया गया है दोस्तों। तो ये जो एक नया आंदोलन खड़ा हो रहा है, इस आंदोलन को हमको आगे बढ़ाना है। और हमारा जो असली सवाल है, हम बार बार कहते हैं कि हमारा असली सवाल शिक्षा का सवाल है, हमारा असली सवाल लोगों को रोटी मिलनी चाहिए, इसका सवाल है। हमारा असली सवाल समाज के अंदर चाहे वो कोई भी हो, उसको आत्मसम्मान के साथ जीने का हक होना चाहिए। अगर वो हिंदुस्तान का नागरिक है, मुझे बताइए कि मैं अगर एक हिंदू परिवार में पैदा हुआ तो मैं भी बटला हाउस में रह सकता हूं, और जो लोग बटला हाउस में रहते हैं वो भी द्वारका में जाकर के फ्लैट ले सकते हैं, सुबह सुबह पार्क में जाकर के गुड मॉर्निंग कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? ये लोकतंत्र का सवाल है। और जब आप लोकतंत्र का सवाल उठाएंगे, जब आप असली सवाल उठाएंगे, तो मैं आपको बता देता हूं कि जितने रंगे सियार हैं उनका रंग उतर जाएगा, उनका चेहरे का रंग फीका पड़ जाएगा। इन असली सवालों को उठाना जरूरी है। और खास करके जो अपने आप को मिडिल क्लास कहते हैं, उनको सबसे ज्यादा सोचने की जरूरत है। क्यों? भाई साहब, मैं जब पहली बार दिल्ली आया था तो पॉकेट में पार्ले जी, और पहले पार्ले जी में 12 बिस्कुट होता था और कागज का रैपर होता था, और 12 बिस्किट के साथ रात का 3 पहर काट करके मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच गया था। तो आज भी अगर जनरल में यात्रा करना पड़े तो न पसीने से दिक्कत होगी न बदबू से। लेकिन उनका क्या होगा जो फर्स्ट क्लास में यात्रा करते हैं, जिनको लगता है कि एसी थोड़ा और बढ़ा दिया जाए, वो जनरल में यात्रा नहीं कर पाएंगे।
उनकी हालत सबसे ज्यादा खराब होने वाली है इस देश के अंदर। आज हमारे एक प्रोफेसर साहब से मेरी बातचीत हुई, अपने बेटे के शिक्षा के ऊपर उन्होंने 35 लाख रुपया खर्च किया है, 35 लाख। और 35 लाख खर्च करने के बावजूद उनको इस बात की गारंटी नहीं है कि उनका बेटा उनकी तरह जेएनयू का प्रोफेसर बनेगा कि नहीं बनेगा। अब आप बताइए कि इतना खर्चा करने के बाद भी अगर हमको एक अच्छी नौकरी नहीं मिल रही है तो बताइए ये मिडिल क्लास मोदी मोदी क्यों किया? क्या मिला इसको मोदी मोदी करने से? गरीब तो पहले ही मर रहा था इस देश में, मुसलमानों को तो कोई पूछता नहीं है, दलित तो हजारों साल से यहां पूछे नहीं गए, महिलाओं की हालत भी कमोबेश वही है। तो असली बात और असली मार पड़ने वाली किसको है? मिडिल क्लास को। और ये बात मिडिल क्लास को समझनी चाहिए कि आपने जहां से शुरू किया था, यह जो आर्थिक व्यवस्था है आपको वापस वहीं ला करके खड़ा कर देगा। आप जितना मेहनत करके प्रोफेसर बने थे, उतना मेहनत करने के बावजूद भी आपका बच्चा प्रोफेसर नहीं बन सकता है। क्योंकि हालत क्या है? हालत यह है कि देश के अंदर 5% लोगों पे 95% बजट का खर्च किया जाता है और 95% लोगों पे 5% बजट का खर्च किया जाता है। ये बात आप लोग जान लीजिए। ये आंकड़ा है। आंकड़ा कहता है, मोदी जी क्या बोले थे कि 1 साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे। 1 साल में 1,35,000 रोजगार पैदा किया है इन्होंने। और इस देश के अंदर इंजीनियर, बाकी चीज छोड़ दीजिए, इतिहास ऑनर्स और बीकॉम, इंजीनियर इस देश के अंदर 7 लाख बनते हैं। और 7 लाख इंजीनियर में से अगर 1,35,000 को रोजगार मिलेगा तो बाकी लोगों का बताइए क्या होने वाला है? ये बेरोजगारी का आलम समाज के अंदर है। और जब इतनी बेरोजगारी रहेगी तो क्यों नहीं किसी नौजवान को कोई कहेगा कि भूख से जब मर ही रहे हो तो ऐसा करो, देह में बम बांध लो, तुम्हारे घर वाले को हम 10 लाख रुपया दे देंगे। क्यों नहीं कहेगा बताइए मुझे? लोग चोर नहीं है, मोदी जी आपकी व्यवस्था लोगों को चोर बना रही है। लोग दहशतगर्दी नहीं है, लोग जीवन में शांति चाहते हैं। आपकी व्यवस्था समाज के अंदर दहशत फैला रही है। लोग समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उनको अफसोस होता है कि जमीन और घर बेच देने के बावजूद हमारे बच्चे जो पढ़ते हैं, जो डिग्री हासिल करते हैं, उनको नौकरी उनकी डिग्री के हिसाब से नहीं मिलती है। मैं भी गया था इंजीनियर बनने साहब। जब +2 में था तब मुझे लगा कि इंजीनियर बनना चाहिए। +2 खत्म करते करते समझ में आ गई, भैया इंजीनियर बनोगे तो जरूर, लेकिन इंजीनियरिंग नहीं करोगे, इंजीनियर का काम नहीं करोगे। तो हमने इंजीनियरिंग का आइडिया ड्रॉप कर दिया। लेकिन हमसे जो ज्यादा पैसा वाले हमारे दोस्त थे, वो लोग ट्यूशन फीस दे करके 5 लाख 6 लाख में इंजीनियर बन गए। और इंजीनियर तो बन गए, इंजीनियर बनते बनते इंजीनियरिंग में रिसेशन आ गया। तब उनको कॉलेज ने कहा कि देखो इंजीनियरिंग तो कर लिए, इंजीनियर तो हो नहीं पाओगे, ऐसा करो पीजीडीएम कर लो, एमबीए कर लो। तो फिर 5 लाख रुपया खर्च करके 2 साल में एमबीए किया। उसके बाद आजकल एक्वागार्ड बेच रहा है। अब आप बताइए मुझे कि ये कौन सी व्यवस्था है? मैं मैकेनिकल इंजीनियर, उसके बाद फिनांस में एमबीए किया, मार्केटिंग में किया होता तो समझ में आता। फिनांस में एमबीए किया और मार्केटिंग का काम कर रहा हूं एज ए सेल्समैन। सेल्समैन बनने के लिए एमबीए करने का क्या जरूरत था? बताइए। हमारे जो दुकानदार भाई लोग परचून की दुकान चलाते हैं, बिना कोई मैनेजमेंट किए हुए दुकान चला रहे हैं और बहुत बढ़िया चला रहे हैं। ये जो शिक्षा का बाजारीकरण किया गया है कि जिन लोगों के पास गाढ़ी कमाई है, उस गाढ़ी कमाई को उनके पॉकेट से खींच करके निकाल लिया जाए। शिक्षा खरीद के लीजिए। और आपके बगल में फोर्टिस हॉस्पिटल है, आप लोग जाते नहीं होंगे सरकारी अस्पताल में ये कह करके कि बहुत गंदा रहता है, डॉक्टर इलाज नहीं करता है। हमारे यहाँ एक कवि हुए थे विद्रोही जी, वो कहते थे कि ये आग लगी नहीं लगाई गई है, ये गंदगी फैली नहीं फैलाई गई है। डॉक्टर जो है आपको अस्पताल में इसलिए नहीं मिलता क्योंकि डॉक्टर साहब फोर्टिस चले जाते हैं। क्योंकि अगर आपका इलाज सरकारी अस्पताल में हो जाएगा, बताइए फोर्टिस में कौन जाएगा? ये जो मसला है,
इस मसले को बहुत बखूबी प्लान किया जाता है कि बीएसएनएल को भाई साहब नहीं लगेगा बना दो, फिर तो दुनिया को मुट्ठी में करेंगे। हाँ, अब बताइए दुनिया कितनी मुट्ठी में हो रही है। 40 रुपया तो एयरटेल ऐसे काट लेती है जैसे सगुन लिया हो, अक्सर बिना मतलब का। लोग बड़ा कहते थे प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छा होता है। हमने कहा इतनी अच्छी बात अगर है प्राइवेट सेक्टर में, तो बताइए हमारा पार्लियामेंट जो है उसका प्राइवेटाइजेशन क्यों नहीं कर दिया जाता? 1 साल पे कॉन्ट्रैक्ट पे सरकार बनती, ऐसा क्यों नहीं कर दिया जाता है? तो नेता बनेंगे सरकारी और बच्चे को पढ़ाएंगे प्राइवेट स्कूल में। कार चाहिए सरकारी, शिक्षा चाहिए प्राइवेट, इलाज चाहिए प्राइवेट। बहुत बढ़िया। हम कहते हैं स्वच्छता अभियान चल रहा है, स्वच्छता अभियान भी हमारे सर के ऊपर। घर भी खुद ही साफ करें, सड़क भी खुद ही साफ करें, शिक्षा भी खुद ही से लें, स्वास्थ्य तक भी ख्याल खुद ही रखें। जब सब कुछ खुद ही करें तो प्रधानमंत्री भी खुद ही क्यों ना बन जाए? आप ही बताइए। अपना देश, अपनी माटी, अपना वोट, खुद ही प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री किस लिए? ये बोलते हैं स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, असल ये सारी चीजें, ये सारी जुमलेबाजी जो है ये WTO की जुमलेबाजी है। और आम आवाम के हक को छीन करके, उनके अधिकारों को छीन करके, जानबूझ करके सरकारी अस्पतालों को बर्बाद करके, सरकारी स्कूलों को बर्बाद करके आज तमाम चीजों को बाजार में ला करके खड़ा कर दिया गया है। अगर आपके पास पैसा है तो आप इलाज करा सकते हैं, अगर आपके पास पैसा है तो आप डिग्री खरीद सकते हैं, अगर आपके पास पैसा है तो आप नौकरी खरीद सकते हैं। हम कहते हैं कि ये खरीदना बेचना बंद करो, मुल्क को तुम खरीद बेच रहे हो, हम नहीं, इसलिए तुम गद्दार हो, हम नहीं। ये बात हम तुमको कहना चाहते हैं। देश के टुकड़े करो तुम जात और धर्म के नाम पे, और देश के गद्दार हुए हम। देश को बेचो तुम बाजार में ले जा करके, दुनिया में ले जा करके, और गद्दार हुए हम। देखिए, लोगों को बेवकूफ बनाना बंद कीजिए, क्योंकि अगर आपके पास सूचना है तो हमारे पास भी जानकारी पहुंच रही है, और लोगों के पास अगर जानकारी पहुंच रही है तो लोग उस जानकारी को सिर्फ अपने तक नहीं रखेंगे। और आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आज भी एक कोशिश किया गया, परमिशन को कैंसिल कर दिया गया। मोदी जी कहां परमिशन कैंसिल करेंगे? विधानसभा नहीं घुसने देंगे, विश्वविद्यालय में नहीं जाने देंगे, बारात घर में प्रोग्राम नहीं करने देंगे। अरे साहब, आप कुछ भी कर लीजिए, जनता के बीच जाने से आप हमको नहीं रोक सकते हैं। और हम जाएंगे, और हम जो बात करते हैं आपकी तरह नाटक नहीं करते हैं, आपकी तरह वोट के लिए नौटंकी नहीं करते हैं। हम जो बोलते हैं वो हमारे जीवन का सच है, और ये सच इस समाज के अंदर 80% लोगों का सच है, और इस सच को आप झुठला नहीं सकते हैं। लोकतंत्र की आवाज को आप दबा नहीं सकते हैं। और ये 80% लोग जिस दिन अपना जाति और धर्म भुला करके सड़कों पे उतर गए, याद रखिएगा, जिस तरीके से अंग्रेजों को भागने के लिए जगह नहीं मिली, आपको भी मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगा। क्योंकि आप आजादी का नाटक कर रहे हैं। हम आजादी के लिए लड़े हैं और आप अंग्रेजों के साथ चापलूसी किए हैं। इस देश के अंदर कहा जाता है कि मुसलमानों ने देश को बांट दिया। सावरकर ने 2 नेशन थ्योरी दी थी। सावरकर ने सबसे पहले मुल्क को बांटने की बात की थी, और इस सावरकर की वो पूजा करते हैं, उसको वीर बोलते हैं ये लोग। जिस झंडे को उठा करके ये लोग आज तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, उस झंडे की पूरे देश के अंदर इन्होंने होली जलाई थी। जिस संविधान की कसमें खा रहे हैं, उस संविधान को इन्होंने मानने से इनकार कर दिया था और कहा था कि एक अछूत ने इस संविधान को लिखा है, इसलिए हम इसको नहीं मानेंगे। दोस्तों, ये बहुत बड़ी साजिश है। इसीलिए मैं आप सब लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आज चाहे आप कोई भी हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, इस जिम्मेदारी को समझिए कि पूरी दुनिया को लड़ाने की साजिश की जा रही है, वॉर की ओर धकेला जा रहा है। और हमारा जो तिरंगा झंडा है, उसके अंदर जो 2 रंग है, उस 2 रंग को मिटा करके उसको भगवा बनाने की कोशिश की जा रही है। इस रंग को हम नहीं मिटने देंगे, क्योंकि ये हमारी संस्कृति और हमारी पहचान है। इसको हम मिटने नहीं देंगे।
ये हमारा हक है, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारा इतिहास है, इसको हम झुकने नहीं देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बात की अपील करते हुए कि बात को खत्म करना चाहता हूं कि शायद ये मुश्किल हो कि मैं रोज आपके बीच आ सकूं, शायद ये मुश्किल हो कि मैं रोज आपसे मिल सकूं, लेकिन मुझे लगता है कि आंदोलन किसी एक व्यक्ति का आंदोलन नहीं है। आंदोलन समाज के अंदर समानता और बराबरी की लड़ाई है। इस बराबरी की लड़ाई को हमको लगता है कि आप तमाम लोगों को अपने कंधे पे लेना होगा, लड़ना होगा इस संघर्ष को, इस देश के अंदर संविधान को बचाना होगा और संघीय आतंक को खत्म करके इस देश के अंदर लोकतंत्र को आगे बढ़ाना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं। शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद। शुक्रिया खास करके आईएसएफ का साथियों का यहाँ बुलाने के लिए, अमित भाई का और तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान क्यों आ गए? अरे पाकिस्तान में ही रुकते, वहीं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ बनाते और उसी को आप हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश करते, तब समझ में आता है असली मसला क्या है। असली मसला यह है कि जो मुसलमान इस देश के अंदर इस मिट्टी को अपनी मिट्टी समझ करके रुक गए, आज उनको
सांप्रदायिकता के आधार पर बांटा जा रहा है, धर्म के आधार पर बांटा जा रहा है, और उनको टारगेट करके हिंदुओं को एकजुट होने की बात की जा रही है। सही बात है, कोई भी धर्म अगर एकजुट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। बताइए मोदी जी, कब से अपने ब्राह्मण अपनी बेटी की शादी दलित से करना शुरू करेंगे? मैं भी देखता हूं। कब से दलित जो है अपने बच्चे की शादी नॉन दलित के साथ करना शुरू करेगा? मैं भी देखता हूं। कब ओबीसी जाकर के दलित के घर में खाना खाना शुरू करता है? ये मैं भी देखता हूं। ये जो जात पात है, ये जात पात कभी भी हिंदुस्तान के अंदर हिंदू धर्म को एक नहीं होने दे सकता है। और हिंदू धर्म को अगर एक करना है तो जात पात मिटाए, और धर्म को एक करने का मतलब किसी दूसरे धर्म को खत्म करना नहीं होता है मोदी जी। क्योंकि अभी मैं गुजरात घूम करके आया हूं, और गुजरात में अरे बड़ी सुना था भाई साहब गुजरात मॉडल के बारे में, तो हमको लगा कि हम भी जरा देख आए। सड़क पे जब गाड़ी चल रही थी तो पता ही नहीं चल रहा था कि गड्ढे में सड़क है कि जो है सड़क में गड्ढा है। और बैठे हुए थे गाड़ी पे, फोर व्हीलर पे, और मजा झुलवा कर ले रहे थे। बहुत हिला रहा था भाई साहब। हिलते हिलते जो है जहां जाना था वहां पहुंचे, तो हमने कुछ लोगों से बातचीत की और हमने पूछा कि बताइए गुजरात मॉडल क्या है। कहा कि गुजरात में 3 तरह के लोग रहते हैं। एक वो लोग जिनका पांव कभी जमीन पे नहीं उतरता, एक उनका गुजरात है। एसी अगर 16 से नीचे कर देते हैं तो 16 से नीचे होता नहीं है, 16 से ऊपर कर देते हैं तो नींद नहीं आती है। और एक वो लोग हैं जो बीच में हैं, 16 पे अगर ज्यादा एसी चलाएंगे तो बिजली बिल ज्यादा आ जाएगा, तो 20-21 पे चलाने वाले लोग हैं। और एक वो तबका है जो एसी का मुंह नहीं देखा है। तो 3 तरीके का गुजरात है। तो हम बोले गुजरात मॉडल क्या है? बोला गुजरात मॉडल यही है कि जो एसी का मुंह नहीं देखा है उसको एसी का मुंह नहीं देखने दिया जाए, और 16 वाले को 17 ना करना पड़े, और 20 वाला घटा करके 17 ना कर पाए। यही गुजरात मॉडल है। बोले अगर हम इसको देहाती में समझना चाहें तो? बोला देहाती में समझना है तो ये समझ लीजिए कि जो इंसान सूखी रोटी खा रहा है, तैयारी है कि उसकी सूखी रोटी भी छीन ली जाए, और जो लोग बड़ा भरपेट खाने के बाद डाइटिंग करते हैं उनका डाइट थोड़ा और बढ़ा दिया जाए। हम बोले बहुत बढ़िया है, मतलब गरीब गरीब हो रहा है और अमीर अमीर हो रहा है, यही गुजरात मॉडल है। बोला बिल्कुल सही पकड़े हैं। और ये जो गुजरात मॉडल है इसके पीछे एक और सच्चाई है। वो सच्चाई क्या है जो कि अक्सर लोग चर्चा में मिस कर जाते हैं। अभी एक सेमिनार हुआ था संघ टेरर के ऊपर, और उसमें यह दिखाया गया कि कितना जो है टेरर फैलाया जाता है आरएसएस के द्वारा समाज के अंदर। बकायदा इनसे जुड़े हुए 600 से 30 ज्यादा संगठन हैं, अलग अलग नाम रख लेते हैं। कहीं पे सनातन सेना हो जाते हैं, कहीं पर भगत सिंह क्रांति सेना, अलग अलग नाम से ये जो है काम करते हैं संगठन के अंदर, और इनको पकड़ पाना बड़ी मुश्किल होता है। तो ये बोले जब गुजरात में दहशत फैलाना था तो इन्होंने खुद ही बम ब्लास्ट कराना शुरू कर दिया, और ये बताया कि अगर हिंदू यूनाइट नहीं होंगे तो मुसलमान जो है गुजरात के अंदर हिंदुओं को मार देंगे। ये जो टेरर है, इस टेरर के आधार पे उन्होंने एक सेग्रीगेशन किया सोसाइटी के अंदर। वहां पे हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते हैं, क्योंकि सरकार का कानून है। सरकार का कानून है कि मुसलमान हिंदू के मोहल्ले में जाकर के मकान नहीं खरीद सकता है। हालांकि बिना कानून का ही पूरे देश के अंदर यह चल रहा है कि एक मुसलमान को हिंदू के मोहल्ले में, मोहल्ला में कमरा नहीं मिलेगा। लेकिन गुजरात के अंदर कानूनी तौर पे यह काम कर दिया गया है। हमने कहा कि यह सेग्रीगेशन क्यों किया गया है? बोला यह सेग्रीगेशन इसलिए किया गया है कि जब दंगा हो तो पहचान का संकट नहीं हो, बहुत आसानी से लोगों को खत्म किया जा सके। हमने कहा बहुत बढ़िया जो है आप लोग जो है अखंड भारत बना रहे हैं, धर्म के नाम पे लोगों का चूना लगा रहे हैं। हमने कहा ठीक है,
लेकिन ये बताइए कि ये धर्म का फसाद जब कम हो जाएगा, लोग जब अल्लाह और राम दोनों को बचा लेंगे, तब पेट का सवाल आएगा कि नहीं आएगा? बोला पेट का सवाल हमेशा ऊपर होता है, लेकिन उस पेट के सवाल को ही पीछे ढकेलने के लिए अल्लाह और राम को आगे ले आया जाता है। हमने कहा कि फिर उस धर्म के बारे में पढ़ करके लोग आपस में चर्चा क्यों नहीं करते हैं? बोले आप किस लोगों से अपेक्षा करते हैं? जहां लोग जिंदा इंसान को मरे हुए जानवर के लिए जानवर की तरह मार देते हैं, उनसे आप क्या अपेक्षा करते हैं? हमने कहा लेकिन मुझे हिंदुस्तान के इतिहास और इसकी जमहूरियत पे बहुत भरोसा है। उसने कहा मुझे भी भरोसा है, और मुझे बार बार लगता है कि लोग चाहे कितना भी कह ले, गुजरात मोदी का नहीं गांधी का है, और जो लोग आज हिंसा फैला रहे हैं समाज के अंदर, उस हिंसा का जवाब हम देंगे और हमारा तरीका अहिंसक होगा। और मुझे भी कई बार सोच करके लगता है कि जो गांधी कहते थे वैष्णव जनते तेने कहिए पीड़ पड़ाई जाने रे, आजकल तो वैष्णव जन तो तेने कहिए पीड़ पड़ाई दूसरे को, जो पीड़ा दूसरे को दे दे वो आज के वैष्णव जन बनने को तैयार है। ये जो परिभाषा बदली गई है, इस परिभाषा को बदलने के पीछे कौन सी साजिश है, इस बात को हमको समझना पड़ेगा। और जो बात समझ में आती है वो समझ में ये आती है कि मसला सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं है, याद रखिएगा। और जामिया के अंदर जब बात मैं ये खड़ा होकर के बोल रहा हूं तो पूरी जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं कि हिंदुस्तान को धर्म के आधार पे दो हिस्सों में बांट दिया। मुस्लिम लीग को इस्लाम का स्टेट चाहिए था और हिंदू महासभा को हिंदू का स्टेट चाहिए था। हिंदुस्तान की आवाम ने मुस्लिम लीग को हराया, हिंदू महासभा को भी हराया और कहा कि हमको एक सेकुलर स्टेट चाहिए। फिर भी इस देश का बंटवारा हुआ और आज हिंदुस्तान को हिंदू स्टेट बोलते हैं, असल में उसको अपर कास्ट स्टेट बनाना है, असल में उसको ब्राह्मणिकल स्टेट बनाना है, क्योंकि हिंदू धर्म के अंदर आज भी जात पात को नहीं मिटाया गया है और उसको बार बार सही ठहराया जाता है। और पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, जिसको इस्लाम के धर्म पे नाम पे बनाया गया है, आए दिन वहां पे बम ब्लास्ट होते रहते हैं, अपने ही कौम के लोगों को अपने ही कौम के लोग मार रहे हैं। हमारा सवाल है कि ये कौन सी साजिश है जो हम इंसानों के खिलाफ लड़ी जा रही है, खेली जा रही है। और वो बात अगर समझने की कोशिश करते हैं तो एक बात साफ साफ समझ में आती है कि हम सबकी डोर 7 समंदर पार एक महामाया ठगनी है, उसके हाथ में है, और वो है अमेरिका। और आजकल उसका एक नया मुखौटा आया है, एक मोटा सा गोलगाल सा, जिसको ट्रंप बोलते हैं। और ट्रंप क्या कहता है कि अगर हम चुन करके आएंगे तो सबसे पहले मुसलमानों को भगा देंगे। अरे भाई, तुम्हारे यहाँ बहुत बड़ा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी लगा हुआ है और तुम धर्म के आधार पर लोगों को अपने यहाँ लिबर्टी खत्म करना चाहते हो। अमेरिकन डेमोक्रेसी अपने आप को सबसे पुरानी डेमोक्रेसी क्लेम करती है और अपने ही नागरिकों को वहां से निकाल बाहर करने की बात करती है। आखिर हमारा दुनिया, हमारा देश, हमारा समाज जा कहां रहा है, यह बात हमको बार बार सोचने की जरूरत है। वो जा वहां रहा है कि अमीर अमीर बने रहना चाहता है, गरीब को उसका हक देना नहीं चाहता। इसीलिए गरीबों को उनकी जाति के आधार पर बांटना बहुत जरूरी है, गरीबों को उनके धर्म के आधार पर बांटना बहुत जरूरी है, गरीबों को उनकी भाषा, बोली और पहचान के आधार पर बांटना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम नहीं बटेंगे, अगर हम एकजुट रहेंगे तो वो हमको हराएंगे कैसे? हमको हराना उनको मुश्किल हो जाएगा। तो हमको हराने के लिए एक विद्वान आया था। मैं ये बात अक्सर बोलता हूं, आप सब लोग में से कुछ लोग अंग्रेजी फिल्में देखते होंगे, मैं भी कभी कभी देख लेता हूं, हालांकि मैं बिहार से हूं, अंग्रेजी समझ में कम आती है। तो जेम्स बॉन्ड की फिल्म में यह होता था कि जेम्स बॉन्ड आपको हमेशा
किसी रसियन जासूस से लड़ता हुआ दिखाई देगा और ये कहता था कि रसिया जो है अमेरिका में बम ब्लास्ट कराना चाहता है। वक्त ऐसा आया कि रसिया टूट करके 15 टुकड़ों में बट गया। जैसे हिंदुस्तान 2 टुकड़े में बटा, फिर पाकिस्तान भी 2 टुकड़े में बट गया और आजकल कुछ और टुकड़ों में बटने के लिए तैयार है। तो जब 15 टुकड़े में बट गया तो अमेरिका के सामने कोई दुश्मन नहीं था। अब बताइए, अगर कोई दुश्मन नहीं होगा तो लड़ाई कैसे होगी, और लड़ाई नहीं होगी तो हथियार कैसे बिकेगा, और हथियार नहीं बिकेगा तो डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेता कैसे बनेंगे, उनको चुनाव लड़ने के लिए पैसा कौन देगा। तो लड़ाई जरूरी है। किसके लिए? चुनाव के लिए। लड़ाई जरूरी है। किसके लिए? हथियार को बेचने के लिए। लड़ाई जरूरी है। किसके लिए? पूरी दुनिया से यहूदियों के बीच में जाकर के चंदा करने के लिए, इजराइल के लिए। ये लड़ाई जरूरी हो जाती है। और ये लड़ाई जब जरूरी हो जाती है तो लड़ाई का कारण भी बनाना पड़ता है। तो कारण क्या बनाया गया? हटिंगटन नाम का एक विद्वान बोला कि देखो ऐसा करो, एक सूडो एनिमी खड़ा करो। सूडो माने नकली, एक नकली दुश्मन तैयार करो। और नकली दुश्मन तैयार करना हो, अगर क्रिश्चियनिटी के खिलाफ अगर किसी को लड़ाना हो तो इस्लाम से वह अच्छा ऑप्शन क्या हो सकता है? क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा माना जाने वाला धर्म क्रिश्चियन और दूसरे नंबर पे इस्लाम। तो बोला इस 1 नंबर और 2 नंबर को लड़ा देंगे, पूरी दुनिया यूनाइट हो जाएगी लड़ाई में। हमने कहा बहुत अच्छा है, ये तो साजिश बहुत बड़ी थी। तो हटिंगटन के क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन के आधार पे पूरी दुनिया में जब एक तरफ नवउदारवाद लागू किया जा रहा था, नवउदारवाद का मतलब आप लोग समझते होंगे। अच्छा समझ लीजिए एक लाइन में भाई साहब, जो 7 रुपए का आप सीख कबाब खाते हैं ना बटला हाउस चौक पे, वो आप खाना बंद कर देंगे और मैकडोवेल का हॉट चिकन खाएंगे। यही नवउदारवाद है। तो ये जो नवउदारवाद है, नवउदारवाद को पूरी दुनिया में लागू कराना था और उसी वक्त यूएसएसआर भी खत्म हो गया तो एक नया दुश्मन भी बनाना था। तो इन्होंने एक तरीका अपनाया, अपने ही आदमी को दाढ़ी टोपी लगाया और कहा जाकर के वहां बम रख दो। और बम फूट गया, कुछ लोग मर गए और मरने वालों में मुसलमान भी थे। अब मुझे बताइए कि कोई धर्म की रक्षा के लिए किसी को मारेगा तो अपने ही भाई को क्यों मार देगा? लेकिन किसको फुर्सत थी इतना सोचने की? और पूरी दुनिया में यह फैल गया कि आतंकवाद सबसे बड़ा सवाल है। मैं छोटा था जब ये 9/11 की घटना हुई थी तो मैं सोचता था बार बार कि मेरे लिए तो सबसे बड़ा सवाल है कि मुझे सुबह में खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन अखबार के लिए सबसे बड़ा सवाल है कि आतंकवाद सबसे बड़ा मुश्किल है, सबसे बड़ी दिक्कत दुनिया की आतंकवाद है। तो अचानक से जैसे एक रोग पॉपुलर हो गया दुनिया में, एड्स। मैं आपको बता देता हूं कि इस दुनिया में लोग एड्स से कम कुपोषण से ज्यादा मरते हैं, लोग भूख से ज्यादा मरते हैं। मैं ये नहीं कहता कि बीमारियों के प्रति सचेत मत होइए, लेकिन लोगों को बीमार भी बनाया जाता है। एक अध्ययन आया है, ये बोल करके मैं आगे बढ़ूंगा, कि इंडिया में शुगर की दवाई बेचनी थी, डायबिटीज। मेरे पिताजी भी डायबिटीज के पेशेंट हो गए और मुझे लगा कि इनको तो ठीक से खाने के लिए नहीं मिलता, इनको डायबिटीज कैसे हो गया है। तो मुझे बाद में पता चला कि डायबिटीज जब चेक होता था तो उसका एक रेशियो होता है कि अगर आपका 80 से लेकर के 120 के बीच में फास्टिंग में शुगर आया है तो आप पेशेंट नहीं हैं, और 120 से ज्यादा है तो आप पेशेंट हैं। तो क्या किया, उसको 20 पॉइंट घटा दिया, उसको 70 से 100 कर दिया। और हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां मूर्खों की गिनती करेंगे तो सबसे ज्यादा, और पढ़े लिखों की गिनती करेंगे तो भी सबसे ज्यादा हो जाएंगे। तो बीमारियों की संख्या भी सबसे ज्यादा देखते देखते हो गई, और अपने आप सरेआम चीनी चेक करने वाला मशीन बिकने लगा पूरी दुनिया में। तो ये जो तरीका होता है कि आपका क्या सवाल है ये महत्वपूर्ण नहीं है, बाजार के लिए क्या जरूरी है ये महत्वपूर्ण बन जाता है। और देखते देखते भूखमरी, बेरोजगारी,
ये जो सवाल थे ये पीछे चले गए, आतंकवाद सबसे बड़ा सवाल बन गया और एक टर्म आया, उसको हम लोग कहते हैं इस्लामोफोबिया। और मालूम है लोग इसके शिकार हुए बकायदा। मेट्रो में कोई इंसान अगर पहले से बैठा हो और कोई टोपी दाढ़ी वाला आदमी जो ही घुसता है तो वो अचानक से डरने लगता है। ये बात आप फील करेंगे, आप महसूस करेंगे, आप ये देखेंगे कि समाज का किस तरीके से सेग्रीगेशन किया गया है। आप देखिए, मैं भी बार बार सोचता हूं कि हमारे यहां से कोई भी मुसलमान चलता है बिहार से तो वो आकर के सीधे बटला हाउस में ही गिरेगा। भाई तुमको कोई दूसरी जगह नहीं मिलती रहने के लिए। वो कहता है कि हम कोशिश करते हैं दूसरी जगह जाकर के रहने के लिए, रह ही नहीं पाते। या तो हम परेशान हो जाते हैं या हमारा पड़ोसी परेशान हो जाता है। ये जो फोबिया है, ये फोबिया पूरे समाज के अंदर फैला दी गई, पूरे समाज के अंदर। और इस फोबिया के चलते गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, ये सब सवाल पीछे छूट गया। आतंकवाद सबसे बड़ा सवाल बन गया। तब बुश जी आए और बुश जी ने कहा कि देखिए, जो लोग अमेरिका के साथ नहीं है वो आतंकवाद के साथ है। अब बताइए हमारे साक्षी महाराज क्या कहते हैं? जो लोग मोदी के साथ नहीं हो पाकिस्तान के साथ खड़ा है। अरे बुर्बक, तुमको अगर नकल ही करना है तो कुछ ऐसा नकल करो कि पकड़ा ना जाए। ऐसा नकल करता है जो तुरंत पकड़ा जाता है। अब जैसे बुरा मत मानिएगा, मोदी जी भाषण दिए हैं, 72 बार मैं किए हैं। हमको लगा कि पिछले साल तक जो है गाय माता थी, अगले साल कहीं बकरी माता ना हो जाए। मतलब भारी समस्या है इस देश के अंदर। इंसान से ज्यादा लोगों को जानवरों से प्रेम है, अच्छी बात है, लेकिन मुद्दा का क्या होगा साहब? मान लीजिए कि आपने आतंकवाद पे अंकुश लगा दिया, आपने जो है ISIS को भी हरा दिया, क्या उससे हमारी भूख की सवाल खत्म हो जाएगा? क्या उससे हमारा बेरोजगारी का मसला हल हो जाएगा? ये हम नहीं कहते कि हिंसा होनी चाहिए, ये हम नहीं कहते कि आतंकवाद होना चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि आतंकवाद कोई भी हो, फुल पजामा पहन करके या हाफ पैंट पहन करके, दोनों को पकड़ करके जेल में डालो, ये हम बार बार कहते हैं। हमने JNU में भी कहा, हम ठोक कर कहते हैं कि जो लोग देश के खिलाफ बोल रहे हैं पकड़ो, उसको पकड़ करके डालो जेल में। अगर मैंने भी बोला है, आपको लगता है, कानून को नहीं लगता है, और मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता क्योंकि मैंने बोला नहीं है। मैं मोदी के खिलाफ बोलूंगा, मैं संघ के खिलाफ बोलूंगा, मैं देश के खिलाफ नहीं बोलूंगा क्योंकि देश इनके चाचा का नहीं है। ये देश जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का है, जितना गरीबों का है उतना ही किसानों का है, जितना अमीरों का है उतना ही गरीबों का है। और इस देश के अंदर आमने सामने की लड़ाई है। जो लोग रिसोर्सेस पे कब्जा करके बैठे हैं और जिनको हजारों साल से महरूम रखा गया है, ये लड़ाई हमारे और आपके बीच में है। और इस लड़ाई को हम जीतेंगे। हम अपना हक मांग रहे हैं, हम अपना हक छीन करके लड़ेंगे। ये बात आपको मैं कह देना चाहता हूं। और आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, ये आतंकवाद, एंटी नेशनल, पाकिस्तान जिंदाबाद, ये कितने भी जुमले आप गढ़ लीजिए, हमको फर्क नहीं पड़ता है। हमको फर्क पड़ता है जब लोगों को उनकी जाति के आधार पर मारा जाता है। हमको फर्क पड़ता है जब महिलाओं को कहा जाता है कि तुमको घर से नहीं निकलने दिया जाएगा। हमको फर्क पड़ता है जब किसान आत्महत्या कर लेते हैं। हमको फर्क पड़ता है जब एक आम इंसान को, एक नौजवान को, एक मुसलमान को निर्दोष रहने के बावजूद 14 साल तक जेल में बंद करके रखा जाता है। हमको इस बात से फर्क पड़ता है। और अगर आपको लगता है कि इस देश के अंदर आम आवाम के हक की आवाज उठाना, उनके हक के लिए लड़ना एंटी नेशनल है, तो छाती ठोक कर कहता हूं कि एंटी नेशनल हूं और कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं आपके एंटी नेशनल, जो नेशनल का कॉन्सेप्ट है, उसको नहीं मानता।
हमारे लिए नेशन का मतलब हिंदुस्तान के अंदर रह रहे वो तमाम आवाम, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, चाहे वो राम को मानते हो या अल्लाह को मानते हो या किसी को भी नहीं मानते हो, वो हमारे लिए हिंदुस्तान है। और उनका जो जमहूरियत का हक है, उनका जो लोकतंत्र का हक है, उनके पक्ष में खड़ा होना हमारी पहली लड़ाई, हमारी पहली कोशिश है। और ये क्या कहते हैं, अपना तो 2 साल का हिसाब आज तक दिया नहीं, अपना तो बताया नहीं कि 8.9 करोड़ रुपया ढोल बजाने में खर्च करके आए हैं। जब देश के अंदर दलितों को पीटा जा रहा है, जब देश के अंदर आरक्षण को खत्म किया जा रहा है, ओबीसी रिजर्वेशन को एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लेवल पे रिजर्वेशन को खत्म कर दिया गया, जब देश के अंदर लोगों की थाली महंगी हो रही है, झगड़ा लगाना है तो लोगों को धर्म के आधार पर बांटना जरूरी है। अब इजराइल में क्या हो रहा है, इजराइल के अंदर कितनी बड़ी बात है, जो यहूदी खुद काटे गए हिटलर के हाथों, वो आज मुसलमानों को मार रहे हैं। और ये धर्म का मसला मैं समझ नहीं पाता हूं। कई बार ये सोचता हूं कि धर्म इंसान के लिए है कि इंसान धर्म के लिए है, ये तय करना बहुत जरूरी हो जाता है। और जब इस पर बहुत विचार विमर्श करता हूं तो इस मसले पे पहुंचता हूं कि फर्क है साहब, जय श्री राम और राम राम में फर्क है। जय श्री राम और राम राम में यह फर्क है कि जय श्री राम एक राजनीतिक नारा है, लोगों के अंदर धार्मिक भावना को भड़का करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, और राम राम इस देश का कल्चर है, इस देश की लोक संस्कृति है, जहां एक हिंदू भी दूसरे मुसलमान को राम राम कहता है, दूसरे को सलाम करता है, दूसरे को आदावर्ज कहता है। ये सवाल है कि किस तरीके से इंसानियत को बांटा जा रहा है। और ये बांटने का सवाल मैं बार बार कह रहा हूं, ये बांटने का सवाल सिर्फ और सिर्फ हमारे जो बुनियादी मसले हैं उससे हमारा ध्यान भटकाने के लिए है। अगर मैं सुबह उठ करके डंडा लेकर के, हाफ पैंट पहन करके सिर्फ और सिर्फ इसके लिए व्यायाम करता हूं कि जब हमला होगा देश के ऊपर तो हम आईएसआईएस का गर्दा उड़ा देंगे, पहले तो ये अपने आप में बहुत बड़ी मूर्खता है। अब आप मुझे बताइए, एक वीडियो में देख रहा था, उसमें एक ट्रेनर था संघी, जो हिंदू लड़कों को कह रहा था, कच्छा टाइट किए हुए सब लड़के, कि बढ़िया से डंडा घुमाओ, आईएसआईएस का हमला होगा, तुम लोगों को मुकाबला करना है। अरे बेवकूफ, आईएसआईएस हमला करेगा तो डंडा से मुकाबला करोगे? वो AK-47 लेके चलता है भाई, तुम डंडा से उसका मुकाबला करोगे? दरअसल तुमको मुकाबला करना ही नहीं है, तुमको सिर्फ और सिर्फ ये टेरर पैदा करना है कि आईएसआईएस जब हमला करेगा तब जो है हम लोग उठ करके लड़े हो जाएंगे। आईएसआईएस को पहले अपने भाइयों को मारने से फुर्सत नहीं है, पहले उससे फुर्सत हो जाए उसके बाद वो हिंदुस्तान आएंगे। क्या हो रहा है? और ये सारी बातें मैं बहुत बेबाकी से बोलता हूं, क्योंकि मुझे इस बात का कोई फर्क नहीं है कि लोग इसको किस तरीके से लेंगे। मुझे इस बात से फर्क है कि इस देश को हमको, इस दुनिया को हमको तृतीय विश्व युद्ध से बचाना है। और ये तृतीय विश्व युद्ध, थर्ड वर्ल्ड वॉर, धर्म के नाम पे होने वाला है। इसीलिए मैं आप तमाम लोगों से भी आह्वान करना चाहता हूं, धर्म मानना या ना मानना यह हमारा व्यक्तिगत मसला है, और हर किसी को धर्म अगर मानना है तो वो माने, ना मानना है तो ना माने, जिस तरीके से उसको मानना है। अगर उसको मस्जिद जाना है तो मस्जिद जाए, उसको मंदिर जाना है तो मंदिर जाए, गिरजाघर जाए, गुरुद्वारा जाए, और ना जाना है तो ना जाए। लेकिन जब धर्म व्यक्तिगत मसला है तो इसको राजनीतिक मसला हम नहीं बनने देंगे। और अगर कोई इसको राजनीतिक मसला बनाएगा, धर्म के नाम पे जो वोट की राजनीति करेगा, हमको लगता है कि बहुत सारे लोग इस मीटिंग में आए हैं जिनकी उम्र 30 वर्ष से कम है। उनको ये जिम्मेवारी अपने कंधे पे उठाना होगा कि हम वोट करेंगे तो महंगाई के खिलाफ वोट करेंगे, हम वोट करेंगे तो बेरोजगारी के खिलाफ वोट करेंगे, हम वोट करेंगे तो गरीबी के खिलाफ वोट करेंगे, हम वोट करेंगे उनके खिलाफ वोट करेंगे जो समाज को धर्म और जाति के नाम पे बांटना चाहते हैं, हम उनके खिलाफ वोट करेंगे। हमको धर्म और जात के नाम पे बांटना बंद करें,
और जो लोग ये बांटने की कोशिश करते हैं उनको साफ साफ कह दीजिए कि हम आपके फोटोशॉप एडिटिंग से मूर्ख नहीं बनने वाले हैं। कांच की हांडी बार बार नहीं चढ़ती मोदी जी। एक बार आपने टोक्यो की तस्वीर लगा करके उसको गुजरात बता दिया। अब तो गुजरात के लोग ही बता रहे हैं कि असली गुजरात क्या है। अभी मैं ऊना से घूम करके आया हूं। ऊना के अंदर दलितों मुस्लिमों की एकता की बात हो रही है। दो अलग अलग धर्म के लोग एक साथ आ रहे हैं समाज के अंदर गैर बराबरी को खत्म करने के लिए, छुआछूत को खत्म करने के लिए। वहां पे सवाल खड़ा किया जा रहा है कि सामाजिक न्याय का सवाल सिर्फ और सिर्फ आरक्षण का सवाल नहीं है, हमको हमारा जमीन का हक दिया जाए। और वहां के दलित कह रहे हैं कि सरकार जिस तरीके से अदानी को जमीन बांटी है वो अदानी को जमीन बांटना बंद करे और दलितों को 5 एकड़ जमीन बांटना शुरू करे। ये सवाल वहां उठाया गया है और नारा लगाया गया है, साहब तुम अपनी पूंछ रखो, हमें हमारी जमीन दो। ये सवाल उठाया गया है दोस्तों। तो ये जो एक नया आंदोलन खड़ा हो रहा है, इस आंदोलन को हमको आगे बढ़ाना है। और हमारा जो असली सवाल है, हम बार बार कहते हैं कि हमारा असली सवाल शिक्षा का सवाल है। हमारा असली सवाल लोगों को रोटी मिलनी चाहिए, इसका सवाल है। हमारा असली सवाल समाज के अंदर चाहे वो कोई भी हो उसको आत्मसम्मान के साथ जीने का हक होना चाहिए। अगर वो हिंदुस्तान का नागरिक है, मुझे बताइए कि मैं अगर एक हिंदू परिवार में पैदा हुआ तो मैं भी बटला हाउस में रह सकता हूं, और जो लोग बटला हाउस में रहते हैं वो भी द्वारका में जाकर के फ्लैट ले सकते हैं, सुबह सुबह पार्क में जाकर के गुड मॉर्निंग कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? ये लोकतंत्र का सवाल है। और जब आप लोकतंत्र का सवाल उठाएंगे, जब आप असली सवाल उठाएंगे, तो मैं आपको बता देता हूं कि जितने रंगे सियार हैं उनका रंग उतर जाएगा, उनका चेहरे का रंग फीका पड़ जाएगा। इन असली सवालों को उठाना जरूरी है। और खास करके जो अपने आप को मिडिल क्लास कहते हैं उनको सबसे ज्यादा सोचने की जरूरत है। क्यों? भाई साहब, मैं जब पहली बार दिल्ली आया था तो पॉकेट में पार्ले जी, और पहले पार्ले जी में 12 बिस्कुट होता था और कागज का रैपर होता था, और 12 बिस्किट के साथ रात का 3 पहर काट करके मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच गया था। तो आज भी अगर जनरल में यात्रा करना पड़े तो न पसीने से दिक्कत होगी न बदबू से। लेकिन उनका क्या होगा जो फर्स्ट क्लास में यात्रा करते हैं, जिनको लगता है कि एसी थोड़ा और बढ़ा दिया जाए, वो जनरल में यात्रा नहीं कर पाएंगे। उनकी हालत सबसे ज्यादा खराब होने वाली है इस देश के अंदर। आज हमारे एक प्रोफेसर साहब से मेरी बातचीत हुई। अपने बेटे के शिक्षा के ऊपर उन्होंने 35 लाख रुपया खर्च किया है। 35 लाख। और 35 लाख खर्च करने के बावजूद उनको इस बात की गारंटी नहीं है कि उनका बेटा उनकी तरह जेएनयू का प्रोफेसर बनेगा कि नहीं बनेगा। अब आप बताइए कि इतना खर्चा करने के बाद भी अगर हमको एक अच्छी नौकरी नहीं मिल रही है, तो बताइए ये मिडिल क्लास मोदी मोदी क्यों किया? क्या मिला इसको मोदी मोदी करने से? गरीब तो पहले ही मर रहा था इस देश में, मुसलमानों को तो कोई पूछता नहीं है, दलित तो हजारों साल से यहां पूछे नहीं गए, महिलाओं की हालत भी कमोबेश वही है। तो असली बात और असली मार पड़ने वाली किसको है? मिडिल क्लास को। और ये बात मिडिल क्लास को समझनी चाहिए कि आपने जहां से शुरू किया था, यह जो आर्थिक व्यवस्था है आपको वापस वहीं ला करके खड़ा कर देगा। आप जितना मेहनत करके प्रोफेसर बने थे, उतना मेहनत करने के बावजूद भी आपका बच्चा प्रोफेसर नहीं बन सकता है। क्योंकि हालत क्या है? हालत यह है कि देश के अंदर 5% लोगों पे 95% बजट का खर्च किया जाता है, और 95% लोगों पे 5% बजट का खर्च किया जाता है। ये बात आप लोग जान लीजिए। ये आंकड़ा है। आंकड़ा कहता है, मोदी जी क्या बोले थे कि 1 साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे। 1 साल में 1,35,000 रोजगार पैदा किया है इन्होंने। और इस देश के अंदर इंजीनियर, बाकी चीज छोड़ दीजिए, इतिहास ऑनर्स और बीकॉम,
इंजीनियर इस देश के अंदर 7 लाख बनते हैं और 7 लाख इंजीनियर में से अगर 1,35,000 को रोजगार मिलेगा तो बाकी लोगों का बताइए क्या होने वाला है। ये बेरोजगारी का आलम समाज के अंदर है और जब इतनी बेरोजगारी रहेगी तो क्यों नहीं किसी नौजवान को कोई कहेगा कि भूख से जब मर ही रहे हो तो ऐसा करो, देह में बम बांध लो, तुम्हारे घर वाले को हम 10 लाख रुपया दे देंगे। क्यों नहीं कहेगा बताइए मुझे। लोग चोर नहीं हैं, मोदी जी आपकी व्यवस्था लोगों को चोर बना रही है। लोग दहशतगर्दी नहीं है, लोग जीवन में शांति चाहते हैं। आपकी व्यवस्था समाज के अंदर दहशत फैला रही है। लोग समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उनको अफसोस होता है कि जमीन और घर बेच देने के बावजूद हमारे बच्चे जो पढ़ते हैं, जो डिग्री हासिल करते हैं, उनको नौकरी उनकी डिग्री के हिसाब से नहीं मिलती है। मैं भी गया था इंजीनियर बनने साहब। जब +2 में था तब मुझे लगा कि इंजीनियर बनना चाहिए। +2 खत्म करते करते समझ में आ गई, भैया इंजीनियर बनोगे तो जरूर, लेकिन इंजीनियरिंग नहीं करोगे, इंजीनियर का काम नहीं करोगे। तो हमने इंजीनियरिंग का आइडिया ड्रॉप कर दिया। लेकिन हमसे जो ज्यादा पैसा वाले हमारे दोस्त थे वो लोग ट्यूशन फीस दे करके 5 लाख 6 लाख में इंजीनियर बन गए और इंजीनियर तो बन गए। तब मोदी जी क्या कहते हैं, हम किसान का थाली महंगा नहीं होने देंगे। सही बात है, किसान और गरीब का थाली आप महंगा नहीं होने देंगे और उस किसान और गरीब की थाली में अरहर का दाल नहीं होगा और उस किसान और गरीब की थाली में टमाटर नहीं होगा। एक जनता फूड का एक ठेला लगता है दिल्ली में जगह जगह, कभी खाए हैं वो खाना? 20 रुपया में 4 पूड़ी, वही थाली महंगा नहीं होगा। बताइए बिरयानी महंगा होगा कि नहीं होगा? बताइए आप जो खाते हैं मोदी जी वो महंगा होगा कि नहीं होगा? ये लोगों को बेवकूफ बनाना बंद कीजिए। हमको भी पता है कि एक ही बाजार में अलग अलग कीमत की सेब बिकती है। आप बताइए जो सबसे महंगा सेब है वो इस देश के अंदर ठेला रिक्शा चलाने वाला खाएगा कि नहीं खाएगा? ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। देखिए सूचना क्रांति हुई है, सबके हाथ में मोबाइल है, लेकिन सबके हाथ में एप्पल नहीं है। शुक्र मनाना चाहिए, शुक्र मनाना चाहिए चाइना का, जहां से कर्कश आवाज में म्यूजिक बनने वाला मोबाइल फोन आ गया है। इसका क्रेडिट लेना आप बंद कीजिए, आपने लोगों के हाथ में मोबाइल नहीं पहुंचाया है। और ये जो नई तकनीक है, इस नई तकनीक ने ज्ञान के ऊपर जो मोनोपोली था उस मोनोपोली को खत्म कर दिया। पहले ज्ञानी कौन होता था? पहले ज्ञानी वो होता था जो कुरान को कंठस्थ कर जाता था। पहले ज्ञानी वो होता था जो अभी ईद गया है, रमजान गया है, तो रात को जो तरावी पढ़ाते हैं वो लोग ज्ञानी होते थे। पहले ज्ञानी कौन होते थे? जो संस्कृत पढ़ते थे, जो वेद पढ़ते थे, जो संस्कृत का उच्चारण बड़े अच्छे तरीके से करते थे, टीका लगाते थे। पहले ज्ञानी कौन होते थे? उजला उजला पहन करके क्रॉस लटका करके घूमते थे, वो ज्ञानी होते थे। आज ज्ञानी कौन होता है? आज ज्ञानी वो होता है जिसको अवस्थ का एंटीवायरस का ट्रायल वर्जन फ्री में डाउनलोड करने आता है। ये जो ज्ञान का तरीका बदला है, ये जो ज्ञान पर से लोगों की मोनोपोली टूटी है, इस मोनोपोली की टूटने से इनको बड़ी घबराहट है। मैंने आपको कहा कि उत्पादन का दिक्कत नहीं है, किसान भले मर जा रहे हैं लेकिन पैदावार कम नहीं हुई है। गरीब भले ही, मजदूर भले ही खेतों में, फैक्ट्रियों में और बाजारों में काम करते हुए अपना दम तोड़ दे रहे हैं, लेकिन उत्पादन कम नहीं हुआ है। दिक्कत कहां आ रही है? दिक्कत वहां आ रही है कि मर्सिडीज को बनाने में भले खर्चा 30,000 का आए, लेकिन बेचेंगे इसको 30 लाख में। 30 लाख में क्यों बेचेंगे? क्योंकि 30 लाख में नहीं बेचेंगे तब तो नैनो वाला भी मर्सिडीज खरीद लेगा, और जब नैनो वाला भी मर्सिडीज खरीद लेगा तब आप धौंस किसके ऊपर जमाएंगे? जोर से हॉर्न बजा करके पास कैसे मांगेंगे सड़क पर? दरअसल दौलत की जो हवस होती है वो, उसमें आनंद अपने दौलतमंद होने का नहीं होता है, दूसरों के गरीबी का वो लोग आनंद उठाते हैं। आप इस बात से खुश नहीं होंगे कि आपके पास 5 कार है,
आप इस बात से खुश हो जाएंगे कि पड़ोसी के पास टूटी साइकिल भी नहीं है। ये जो मानसिकता है समाज के अंदर, इस मानसिकता को ये टूटने नहीं देना चाहते हैं। और ये जो नई तकनीक है जिसपे वो ट्वीट करते रहते हैं मोदी जी, और वो आपको एसएमएस भी किए होंगे भाषण सुनने के लिए, ये क्या करता है, ये ज्ञान पर की मोनोपोली को ब्रेक करता है। ब्रेक ऐसे करता है कि मान लीजिए मैं किसी दुकान में काम करता हूं, 4S 18,000 में मिल रहा है, तो 12 महीने की मेहनत से मैं भी एप्पल लेकर के घूम सकता हूं, मैं भी राहुल गांधी बन सकता हूं। तो ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन से ये लोग घबराए हुए हैं। मैं थोड़ी इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूं, अगर आप लोगों को अच्छा ना लगे तो मैं कुछ और कहूं। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि इकोनॉमिक्स को समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं आजकल दूसरा अखबार छोड़ करके इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ना शुरू कर दिया हूं, क्योंकि मुझे पता चल जाता है कि मोदी जी अगला करने वाले क्या हैं, इनका अगला जुमला क्या है। तो ये जो मोनोपोली ब्रेक हुई है, ये जो एकाधिकार ज्ञान पर से लोगों का टूटा है और पैदावार लगातार कम नहीं हुई है, तो आज हर इंसान के पास मोबाइल पहुंच सकती है, हर इंसान के पास गाड़ी पहुंच सकती है, हर इंसान के पास कपड़े पहुंच सकते हैं। मैं यहीं बटला हाउस से 350 रुपये में कुर्ता खरीद करके ले जाता था, और कोई फैब इंडिया से खरीद करके ले जाता था 2200 रुपये में, फिर भी फर्क नहीं कर पाता था कि अच्छा कौन सा वाला है। तो ये जो मोनोपोली ब्रेक हुआ है उत्पादन के ऊपर से, समाज के अंदर जो असमानता है, वो असमानता कम हो सकती है, खत्म हो सकती है, लेकिन जो असमानता को एंजॉय करते हैं, उसका जो मजा लेते हैं, आप बताइए वो असमानता खत्म होने देंगे? नहीं खत्म होने देंगे। इसीलिए वो क्या करेंगे? इसीलिए वो समाज के अंदर ऐसे गैर जरूरी मसलों को उठाएंगे जिनका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। आप बताइए कि किसी को अगर गाय को माता मानना है तो वो माने, चाचा मौसी फूफा सब कुछ मान ले, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको वो मुद्दा क्यों बनाते हैं? इसको मुद्दा इसलिए बनाते हैं कि लोग 15 लाख मांगना बंद करें। इसको मुद्दा इसलिए बनाते हैं कि काले धन का सवाल पीछे छूट जाए। और पतंजलि को कौड़ियों के भाव जो जमीन बांटी गई है देश को उल्टा लटकाने के लिए, उस पर सवाल उठाना लोग बंद कर दें। ये जो इतनी बड़ी आर्थिक हमला है, इसीलिए मैं इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूं कि आतंकवाद को कभी भी सिर्फ धर्म से जोड़ करके नहीं देखना चाहिए। इस्लाम के ऊपर जो हमला है, मुसलमानों को जो पूरी दुनिया के अंदर टारगेट किया गया है, उसको सिर्फ धर्म से जोड़ करके नहीं देखना चाहिए। यह एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक हमला है। अब आप मुझे बताइए, क्या आपको लगता है कि सिर्फ दूसरे नंबर पे इस्लाम है इसलिए इस्लाम को टारगेट किया गया है? नहीं, इस्लाम जहां है वहां तेल भी है। इसलिए यह सिर्फ और सिर्फ धर्म का मसला नहीं है। और जब भी समाज को देखना हो तो सिर्फ अगर राजनीति से देखेंगे तो मात खाएंगे। इसीलिए अर्थनीति और राजनीति को मिला करके समाज को देखना चाहिए, तभी आप सही जगह पे पहुंच पाएंगे। और आप देखिए कि क्यों और कैसे टारगेट किया जाता है। मैं सोच रहा था कि अखलाक की हत्या हुई क्यों? अखलाक पेशे से लुहार थे, और आप बताइए कि कोई मुसलमान जो दर्जी का काम करता हो, किसी हिंदू बहुल बाजार में दंगा भी हो जाए लेकिन उसको कोई कुछ नहीं करता था। क्यों? क्योंकि अगर इसको मार देंगे तो कल शर्ट सिएगा कौन, कल हमारा कपड़ा बनाएगा कौन। ये जो आर्थिक संबंध था दो धर्म के लोगों के बीच में, ये आर्थिक संबंध आज खत्म हो चुका है। आज लोग रेडीमेड कपड़ा पहनते हैं, लिवाइस का जींस पहनते हैं, और आप ये जो रेडीमेड कपड़ा पहनते हैं, अब आप बताइए कि दर्जी की दुकान पे जाकर के कोई हिंदू या कोई क्रिश्चियन या कोई सिख दुआ सलाम क्यों करेगा? ये आर्थिक संबंध खत्म हो गए। मुजफ्फरनगर के अंदर जो दंगा हुआ उसकी वजह आप जान लीजिए। मुजफ्फरनगर जाकर के जब आप सर्वे करेंगे तो कोई भी परिवार उठा लीजिए, चाहे वो जाट हो या मुसलमान हो,
3-4 पीढ़ी जब आप पीछे जाएंगे तो दोनों फैमिली का दादा परदादा एक ही नाम के आपको मिलेंगे। और आज जो जाट लोग हैं, जो ज्यादातर किसान हैं, वो जब गन्ने की खेती करते हैं तो उनको मुसलमान मजदूरों की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब गन्ने की कटाई मशीन से होती है और पहले गन्ने की कटाई मुसलमान किया करते थे। जब आर्थिक संबंध खराब हो जाता है लोगों के बीच में या नहीं बचता है, सामाजिक संबंध भी अपने आप खराब हो जाता है। फिर तो ये बैठे हुए हैं संघी कच्छाधारी, उसको उस संबंध को और ज्यादा तोड़ देने के लिए, उसको और ज्यादा बढ़ा देने के लिए, तब वो क्या कहेंगे, लव जिहाद हो गया। अच्छा, लव जिहाद हो गया। और शाहनवाज हुसैन जो किए वो कौन सा जिहाद है? माने किसको बेवकूफ बनाते हो भाई? अगर इस देश को, इस दुनिया को अल्लाह या ईश्वर ने बनाया है, किसी भी फिलॉसफी को ले लीजिए, मैं धर्म को नहीं मानता क्योंकि मुझे धर्म की समझ नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं समझ करके नहीं मानता, मुझे समझ ही नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि क्या सही है। लेकिन जो थोड़ा बहुत पढ़ा है, मानिए कि अल्लाह ने अगर पूरे दुनिया को बनाया है, पूरे जहान को बनाया है, तो कोई मुसलमान लड़की अगर किसी हिंदू से शादी कर ली तो उस हिंदू को भी तो अल्लाह ने ही बनाया है ना, फिर क्या दिक्कत है? और कोई हिंदू लड़की अगर किसी मुसलमान लड़के से शादी कर ले तो आपको क्या दिक्कत है जब राम को दिक्कत नहीं है? तो क्योंकि राम ने ही जब बनाया है सबको, तो फिर आपको क्यों दिक्कत है? दिक्कत है। दिक्कत इसलिए है कि हिंदू के आधार पे अगर हमको वोट लेना है तो समाज के अंदर हिंदू और मुसलमान का बंटवारा होना जरूरी है। अगर दुनिया के अंदर लड़ाई लगानी है, सबसे पहले मैं लेकिन आप आगे नीचे किसी को पकड़ा दो, नीचे पकड़ा दो। साथियों, सबसे पहले मैं आप तमाम लोगों का जो इस कार्यक्रम में आए हैं उनका क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, उनको जय भीम और लाल सलाम पेश करना चाहता हूं। दोस्तों, जब मैं जेएनयू से चला मेरी तबीयत बहुत खराब थी और एक साथी ने कहा कि जहां पे कार्यक्रम रखा गया है वहां जाने का तो रास्ता है लेकिन आने का रास्ता नहीं है और आपकी तबीयत खराब है, मुझे आपकी सुरक्षा की चिंता हो रही है। हमने कहा साहब, अगर जामिया में भी सुरक्षा की चिंता है तब तो हिंदुस्तान छोड़ ही देना चाहिए मुझे। और आप सब लोगों का यह प्यार देख करके मुझे अपने कहे पे पूरा भरोसा है कि जो मैंने कहा वो सही कहा था। और दोस्तों, आज हमारे बीच इमरान प्रताप गढ़ी हैं, जामिया के दो महान शख्सियत हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका शायद मैं नाम नहीं जानता, लेकिन अपने अपनी जगह पर उन्होंने समाज के अंदर बेहतरी के लिए संघर्ष किया है, न्याय के लिए लड़ा है। उन सबका मैं स्वागत करता हूं, सबका इस्तकबाल करता हूं। और दोस्तों, आज जब यह मौका है जहां 15 अगस्त के बाद 16 अगस्त की रात को हम लोग जश्न आजादी मना रहे हैं, तो 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से जो कुछ बोला गया उस पर चर्चा जरूरी हो जाता है। हमारे वजीर आजम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि सरकार पहले आक्षेपों से घिरी होती थी, अब अपेक्षाओं से घिरी होती है। सही कहे मोदी जी, 2 साल हो गया
और एक भी अपेक्षा पूरी नहीं हुई है। अब ये बताइए कि अपेक्षाओं के बोझ के तले सरकार खत्म हो जाएगी, अपेक्षाओं को पूरी कब करेगी? अभी एक साथी सेल्फी खिंचाने आए थे, सेल्फी खिंचाइए लेकिन मोदी जी की तरह सेल्फिश मत हो जाइएगा, क्योंकि जिस तरीके से सेल्फी की हवा बही है, सेल्फिशनेस भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। दोस्तों, तो मैं ये कह रहा था कि मोदी जी बोले अगर अपना काम गिनाने लगूं तो 1 सप्ताह तक लाल किला से भाषण देना पड़ेगा। मोदी पिछले 2 साल से तो आप भाषण ही दे रहे हैं। अगर काम गिनाते तो 2 मिनट में गिना देते कि आप क्या क्या किए हैं। अब बताइए, खाता में 15 लाख आया कि नहीं आया, गिनाने में कितना वक्त लगेगा? लोगों के लिए जीवन में खुशहाली आई कि नहीं आई, इसको बताने में कितना मिनट लगेगा? असली बात यह है कि इन्होंने कुछ काम किया ही नहीं है, और जब काम किया नहीं है तो उसको ये गिनाना नहीं चाहते हैं। लेकिन उसको नहीं गिनाना चाहते हैं तो उसको बोलेंगे कैसे? तो उसको इन्होंने दूसरे तरीके से बोला है। अच्छी बात है मोदी जी, आप बोलिए, लोग आपका सुन रहे हैं, लेकिन लोग भी आपस में चर्चा कर रहे हैं। 2 बनारसी हमारे यहाँ बातचीत कर रहे थे चाय की ढाबे पे, बोले भैया मोदी जी को अगर न्यूयॉर्क इतना पसंद था तो हम लोगों को टोक्यो बनाने का वादा क्यों किया? जितनी बार ये न्यूयॉर्क गए हैं उससे कम बार ये बनारस आए हैं। तब दूसरे ने कहा कि साहब, इनका इतिहास तो 16 दूनी 8 था ही, इनका भूगोल भी चौपट है, और हम बनारसी लोग पान दबा करके इनको देख रहे हैं, और 19 में इनका हिसाब किताब बराबर कर देंगे, इनका इतिहास भूगोल सब ठीक हो जाएगा। तो इनको ये लगता है कि बार बार जुमलेबाजी करके, भाइयों बहनों करके, झूठ बोल करके ये चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन जनता सब जानती है और जनता सब समझती है। जनता उस वक्त आपसे ये नहीं पूछेगी कि मोदी जी अफ्रीका में जाकर के आप कितना बढ़िया ढोल बजाए, आपसे ये भी नहीं पूछेगी कि आपका सूट जो था उस पे आपने जो मोदी मोदी लिखवाया था उसका आइडिया आपको कौन दी थी, ये भी नहीं पूछेगी। जनता पूछेगी कि हमारा दाल का दाम क्यों कम नहीं हुआ, हमारा टमाटर का दाम क्यों ऊपर चढ़ गया, काला धन वापस क्यों, और देश में अगर कोई धनवान हुआ है तो बाबा जी हुए, और बाबा जी का आजकल प्रचार आता है। बाबा जी कहते हैं कि देश को आर्थिक आजादी दिलाने के लिए बाबा जी का प्रोडक्ट अपनाइए। अच्छा बाबा जी, आप बताइए कि आपका प्रोडक्ट अगर हम अपना लेंगे तो हमको आर्थिक आजादी कैसे मिलेगी? फ्री में टूथपेस्ट देंगे कि फ्री में आप बरस देंगे? अरे महाराज, जो फ्री में योग था उसको तो सुबह सुबह आप टीवी पे आकर के बेच दिए, और आप जो आर्थिक आजादी दिलाने की बात करते हैं। बहुत बढ़िया, इन्होंने एक बड़ा अच्छा सा टीम बनाया है। एक टीम का बड़ा मजा हुआ खिलाड़ी है, नाम तो आप लोग जानते होंगे, अदानी। हाँ, उनको इन्होंने 75 पैसे जमीन बांट दी। एक किसान आया था हमसे मिलने के लिए और बोला, कन्हैया भाई, हम लोगों को मिलकर के लड़ने की जरूरत है। बोले हम तो बहुत साल पहले कह रहे थे, आप अब कह रहे हैं। वो गुजरात से आए थे। उन्होंने कहा कि मुंद्रा में अदानी का पावर प्लांट है, वहां पर किसानों की जमीन औने पौने दाम में 75 पैसे प्रति मीटर में बांट दी गई किसानों की जमीन। और जो लोग नहीं दिए उसमें से वो इंसान भी था, उसके ऊपर
तलवार से हमला कराया, उसका हाथ कटा हुआ था। उसने तस्वीरें दिखाई, पूरी की पूरी फैमिली पे 3 बार जानलेवा हमला किया उन्होंने। और जब लोग दीपावली मना रहे होते हैं, दीप जला रहे होते हैं, उस दिन, उस रात मोदी जी के जो तमाम तरीके के लोग हैं जिनका काम है पैसे लेकर के गुंडागर्दी करना, उसके परिवारों के ऊपर हमला किया गया। और वो हमसे मिलने आया था और वो इंसान कह रहा था कि इस देश के अंदर किसान मर रहे हैं, इस देश के अंदर किसानों की जमीन छीनी जा रही है, इस देश के अंदर जो गरीब इंसान है वो लगातार गरीब हो रहा है, उसकी थाली से दाल गायब हो गई है, टमाटर गायब हो गया है, प्याज गायब हो गया है, और लगातार उसका जो पोषण मिलना चाहिए उसको, उसकी मात्रा लगातार घटती जा रही है। जो विद्यार्थी हैं उनसे उनका पढ़ाई छीना जा रहा है। अरे भाई साहब, किस बात का अच्छा दिन और किसका अच्छा दिन, हमको तो समझ में नहीं आ रहा। मोदी जी ने कहा इस बार 70 साल आजादी के और जरा याद करो कुर्बानी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कुर्बानी आपने याद कराई है। बताइए क्या को संघी मरा था आजादी के आंदोलन में? एक का नाम बता दीजिए, एक कच्छाधारी जो आजादी के आंदोलन में मरा था उसका एक नाम बता दीजिए। और दूसरा, ये कहते हैं कि हमारे जवान सीमा पे मर रहे हैं। मोदी जी आपका चाचा है कि भतीजा है? कौन है बताइए तो जरा, कौन है फौज में? कितना नेता है जिसका बेटा फौज में जाता है? कितना लीडर है जिसके परिवार के लोग जाकर के सेना में काम करते हैं? कितना नेता है जिसका परिवार पुलिस में जाकर के नौकरी करता है? किसान का बेटा जाता है फौज में, किसान का बेटा जाता है पुलिस में, और वहां मरवा देते हो किसान के बेटे को बॉर्डर पे, और यहां किसान कुर्बानी दे रहा है खेत में। याद करेंगे हम कुर्बानी, क्योंकि हमने कुर्बानी दी है। हम कुर्बानी दे रहे हैं इस देश के खेतों में, हम कुर्बानी दे रहे हैं इस देश की सीमाओं पे। लेकिन हमारा सवाल है कि हम किसके लिए लड़ रहे हैं और हम क्यों लड़ रहे हैं और हमको क्यों लड़ाया जा रहा है? ये सवाल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मोदी जी कह रहे थे, और मोदी जी से पहले बहुत सारे कच्छाधारी भी कहते रहते हैं कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अरे अडवाणी जी, आपको अगर हिंदू राष्ट्र बनाना था तो पाकिस्तान से भागकर